यांग ये रुक गया क्योंकि आत्मा पोषण वृक्ष फिर से उसके सामने प्रकट हो गया था। जाहिर है वह उसकी आदिम बैंगनी ऊर्जा का मुरीद हो गया था। यांग ये की स्थिति बहुत मुश्किल थी क्योंकि वह उसे देख रहा था। वह वास्तव में उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। आखिरकार यह उसकी आत्मा के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि कु कबीला उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा। अचानक स्ट्रोई उसके सामने प्रकट हुई। उसने आत्मा पोषण वृक्ष को देखा और फिर अपने पंजे लहराने से पहले उसके पास उड़ गई। उसके बाद वह यांग ये के कंधे पर लौट आई। इस बीच आलीशान पोशाक पहने बूढ़ा आदमी कु रोंग और कु जुई यांग ये से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिए। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कंधे उचकाकर कहा, वरिष्ठों, यह क्या कहना चाह रहा है? बूढ़े व्यक्ति ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया और कहा, हो सकता है कि इसे आपकी अद्वितीय गहन ऊर्जा से लगाव हो गया हो। यांग ये ने बहुत मासूमियत से कहा, हमें क्या करना चाहिए? आलीशान पोशाक पहने बूढ़ा आदमी और कु रोंग काफी मुश्किल स्थिति में थे। आत्मा पोषण करने वाले पेड़ के पास अपनी खुद की बुद्धि थी और वह काफी खास था। इसलिए कु कबीले उस पर बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हालांकि कु कबीले ने उसे यांग ये के साथ जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी। अचानक आत्मा पोषण वृक्ष वहीं गायब हो गया। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह उसे रोकने ही वाला था, लेकिन उसे स्तब्ध होने में देर नहीं लगी, क्योंकि वह वास्तव में जंगल में गोल मंच पर वापस आ गया था। बूढ़े आदमी और कु रोंग ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में हैरानी की झलक थी। जाहिर है उन्हें समझ नहीं आया कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। हालांकि यह कु कबीले के लिए अच्छी बात थी। बूढ़े आदमी ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने कु जुई को देखा, भाई यांग को भेज दो। इस समय वह बस यही चाहता था कि यांग ये जल्द से जल्द वहां से चले जाए और आत्मा पोषण वृक्ष को अपना निर्णय बदलने से रोके। कु जुई ने यांग ये की ओर देखा, चलो चलें। यांग ये ने देर नहीं की। उसने सिर हिलाया और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो आकाश में गायब हो गई, जबकि कु जुई उसके पीछे पीछे चल रहा था। उस बच्चे की गहन ऊर्जा बहुत खास है, कु रोंग ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ऐसी गहन ऊर्जा कभी नहीं देखी। आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। कु रोंग कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, दुर्भाग्य से वह यांग कबीले का एक युवा गुरु है, अन्यथा हम उसे अपने कबीले में रख सकते थे। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, उस बच्चे से निपटना आसान नहीं है। उसके आने से हमारे कु कबीले में अराजकता आ सकती है। जब कु रोंग को यांग ये का गुस्सा याद आया तो उसने अपना सिर हिलाया और हंस दिया। उन्हें मौके पर ही गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। नीचे जमीन पर बने गोल मंच पर आत्मा पोषण वृक्ष अचानक थोड़ा हिल गया, लेकिन उसे सामान्य होने में अधिक समय नहीं लगा। कुयान प्रणाली के बाहर कु जुई उसे यहां भेजकर रुक गई और उसने यांग ये को देखा, चलो यहीं से अलग होते हैं। यांग ये ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन जुई, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा। वह उदासीनता से बोली, अगर आप ऐसा न करें तो बेहतर होगा। यांग ये ने हंसते हुए कहा और जाने के इरादे से पीछे मुड़ गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा था और कहा, ठीक है, मैं मिल्की वे रैंकिंग में कैसे आ सकता हूं? उसने पूछा, क्या आप रैंकिंग में आना चाहते हैं? यांग ये मुस्कुराया, नहीं, सच में नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूं। बेशक, अगर संभव हो तो मैं देखना चाहूंगा। कु जुई एक पल के लिए चुप हो गई और फिर उसने समझाया, मिल्की वे रैंकिंग किन कबीले द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर उन्हें लगता है कि आप इस पर रैंक कर सकते हैं तो आप करेंगे। बेशक, आप मिल्की वे रैंकिंग पर प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देने के लिए किन कबीले के स्थानिक क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आप जीतते हैं तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी की रैंकिंग को बदल देंगे। बेशक, आप तुरंत उन लोगों को चुनौती नहीं दे सकते जो रैंकिंग में बहुत ऊपर हैं। आप केवल उन लोगों को चुनौती देने में सक्षम हैं जो आपसे 2 रैंकिंग ऊपर हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, आपने जिस स्थानिक क्षेत्र की बात की थी वह क्या है? कु जुई ने कहा, एक विशेष क्षेत्र। आप किन कबीले में जाकर स्थानिक टेलीपोर्टेशन तावीज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप एक पल की सूचना पर अखाड़े में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वह एक पल के लिए रुकी और आगे बोली, हमारे मध्यम ब्रह्मांड के अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों ने वह टेलीपोर्टेशन तावीज प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आप वहां सभी प्रकार के दुर्जय विरोधियों का सामना करने में सक्षम होंगे और यह खुद को संयमित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं समझ गया। यांग ये ने सिर हिलाया। उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से घर पर रहने और हर दिन केवल साधना करने से इनकार कर देंगे। जो प्रतिभाशाली लोग केवल कटुता से साधना करते थे, उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए चाहे उनकी साधना कितनी भी महान क्यों न हो, उनके लिए मारा जाना आसान था। यही कारण था कि बहुत से लोग अपने साधना क्षेत्र से नीचे के साधकों द्वारा मारे गए, और यही कारण था कि बहुत से लोग अपने साधना क्षेत्र को पार करके उच्च साधना क्षेत्र के विरोधियों से लड़ने में सफल हो सके। युद्ध किसी व्यक्ति की ताकत में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका था। इस बीच
कू जुई ने कहा, आपके यांग कबीले की उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या आप भी प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं? यांग ये ने कंधे उचकाए, और क्या? इस समय उसने कू जुई को देखा और कहा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? मुझे मदद की जरूरत है। उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा, तुम सपना देख रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती थी कि तुम्हारे यांग कबीले के उन युवा स्वामियों के अलावा तुम्हें उन्हें मिलने वाली मदद के बारे में और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि यंग कबीले के सदस्य भी इसमें भाग ले रहे हैं। यंग कबीला। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यांग कबीला इसकी अनुमति देगा? कू जुई ने जवाब दिया, जहां तक आपके कबीले के उन पुराने साथियों का सवाल है, जब तक आप में क्षमता है, आप अन्य सभी कबीलों के शिष्यों को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यांग कबीले के लिए खतरा पैदा करना असंभव है। इसके अलावा उत्तराधिकार की लड़ाई के अंत तक केवल एक ही व्यक्ति जीवित रह पाएगा, और उस व्यक्ति को कई परीक्षणों से गुजरना होगा। इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अन्य शक्तियां यांग कबीले के भावी उत्तराधिकारी और कुलपति का नियंत्रण ले लेंगी। यांग ये ने सिर हिलाया और पूछा, क्या यंग कबीला बहुत मजबूत है? कू जुई ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। मिल्की वे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर यंग कबीले का नाम है। इसके अलावा शीर्ष 10 में इसका एक और शिष्य है। यांग ये उत्सुक था, पहला कौन है? वह व्यक्ति किस वंश से है? कू जुई ने जवाब में अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। केवल वे दो साथी जो पहले और दूसरे स्थान पर हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि केवल उन्हें ही उस साथी से मिलने का अधिकार है जो पहले स्थान पर है। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, मैंने सुना है कि पहला व्यक्ति सच्चे दायरे में हो सकता है। यांग यी की पलकें फड़क उठीं। सच्चा क्षेत्र। 40 वर्ष से कम उम्र में सच्चा क्षेत्र। अगर रैंकिंग में पहला व्यक्ति वास्तव में सच्चे दायरे में था, तो वह व्यक्ति बिल्कुल भयानक होगा। वह व्यक्ति बिल्कुल भी इंसान नहीं था। ठीक है। इस बीच कू जुई ने कहा, मैं वापस जा रही हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और दूर जाकर गायब हो गई। यांग ये ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह गायब हो गई थी, और वह बस थोड़ी देर तक देखता रहा, इससे पहले कि वह प्रकाश की किरण में बदल जाए जो दूर में गायब हो गई। हालांकि वह बहुत दूर नहीं गया था जब एक ऊर्जा हथेली उसके सामने की जगह से चमक उठी और उसकी ओर नीचे की ओर थप्पड़ मार दी। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह रुका नहीं और बस अपनी तलवार खींच ली। टकराना। उसकी तलवार से ऊर्जा हथेली तुरंत चकनाचूर हो गई। इस बीच एक काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। यह मो लिन था। यांग ये के चेहरे पर शांत भाव था और वह आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। इस बीच मो लिन ठंडी हंसी हंसा, छोटे कमीने, क्या तुम कू कबीले में वास्तव में घमंडी व्यवहार नहीं कर रहे थे? है न? आओ, तुम अभी फिर से ऐसा क्यों नहीं करते? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने बस अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया जो आगे की ओर बढ़ी। चींटी। मोलिन की आवाज में उपहास का भाव था, और वह तुरंत काली रोशनी की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गई। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और यांग ये और मोलिन एक साथ पीछे धकेल दिए गए। हालांकि मोलिन 300 मीटर पीछे धकेले जाने के बाद रुक गया, जबकि यांग ये को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेला गया था। छोटे कमीने, तुम्हारे पास कुछ कौशल है। मोलिन ने यांग ये की दिशा में धीरे धीरे चलना शुरू किया। हालांकि जहां तक सवाल है, तुम अभी भी एक चींटी हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह काली रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये की ओर बढ़ी। तलवार चलाने की इच्छा यांग ये के अंदर से बेतहाशा बढ़ी, और फिर उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया जो उसी समय गायब हो गई। टकराना। वे बीच हवा में टकरा गए, जिससे यहाँ की जगह हिंसक रूप से कांप उठी। उसके बाद टक्कर के बल से दोनों को बार बार पीछे की ओर धकेला गया। 300 मीटर से अधिक पीछे धकेले जाने के बाद यांग ये अचानक रुक गया, और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसी समय अचानक उसके भीतर से एक भयावह इरादे की लहर उठी और उसने तुरंत उसके चारों ओर के तारों वाले आकाश को रक्त लाल कर दिया। जेनिथ रैंक वध इरादा। बुरे कुत्ते, मैं तुम्हें एक ही वार में मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आत्मा रक्त की लाल किरण में परिवर्तित हो गई जो मौके पर ही गायब हो गई। पुनर्जन्म की तलवार का आत्मा संस्करण। यह सबसे तेज हमला था जो उसने पुनर्जन्म की तलवार सीखने के बाद से किया था। चूंकि उसने अपने फ्लैश बूट्स को भी सक्रिय कर दिया था, इसलिए उसकी गति तुरंत ही अनगिनत गुना बढ़ गई थी। उसकी वर्तमान गति सीमा तक तेज थी। जिस क्षण यांग ये का आकार गायब हुआ, मोलिन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। एक क्षण बाद हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ के रूप में उसकी आभा उसके भीतर से पागलपन की हद तक बाहर निकल आई। हालांकि ठीक उसी क्षण रक्त लाल प्रकाश का एक धब्बा आया था जब उसकी आभा बाहर निकली थी। आभा एक गुब्बारे की तरह थी जिसे सुई से चुभाया गया था, और यह तुरंत फट गया। उसके बाद दबाव की एक और भयानक लहर मोलिन पर टूट पड़ी। तलवार का इरादा। एक साथ तलवार चलाने का इरादा और हत्या का इरादा।
अनुभव करना। मोलिन के सिर के पीछे से रक्त जैसी लाल रोशनी की किरण निकली और फिर मोलिन का शरीर वहीं अकड़ गया। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। वह मोलिन को देखने के लिए मुड़ा और वह उसे घूर रहा था। कितना तेज! अचानक यांग ये ने कहा, मैं आपकी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। उसने तुरंत अपनी तलवार लहराई और रक्त की लाल रोशनी की एक किरण मोलिन के माथे के बीच से गुजरी और उसके जीवन का अंत कर दिया। यांग ये ने मोलिन की लाश को देखा और अपना सिर हिलाया। कितनी अफसोस की बात है। पुनर्जन्म की तलवार से मारे गए लोगों को तलवार सेवकों में परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, अन्यथा उसे हाफ स्टेप ट्रू रियल में एक कठपुतली मिल जाती। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर वह जाने के इरादे से मुड़ा। अचानक उसके सामने की जगह कांप उठी, जिससे यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अचानक वहां का स्थान फट गया और फिर दरार के भीतर से एक काली छाया चमक उठी। यांग ये की आंखें तुरंत यह दृश्य देखकर चौड़ी हो गईं। क्या यह क्या था? आत्मा का पोषण करने वाला वृक्ष। कु कबीले का आत्मा पोषण वृक्ष। यांग ये ने यह उम्मीद नहीं की थी कि आत्मा पोषण वृक्ष फिर से उसका पीछा करेगा। जिस क्षण वह यह देखकर स्तब्ध था, उसी क्षण स्ट्रोई अचानक प्राइमोडियल पैगोडा से बाहर आ गई थी। उसने तुरंत आत्मा पोषण करने वाले पेड़ को देखा और मुस्कुराई और फिर वह उस पर झपटी, उसे एक शाखा से पकड़ा और प्राइमोडियल पैगोडा में प्रवेश किया। यांग यी यह सुनकर अवाक रह गया। अचानक यांग यी की अभिव्यक्ति बदल गई। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? आत्मा पोषण वृक्ष को छोड़ दो। बोलते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और उसे दूर की ओर घुमाया। ओह! पूरे आसमान में तलवार की चीख गूंज उठी और फिर तलवार की ऊर्जा की एक किरण तारों वाले आसमान की गहराई में जा गिरी। बहुत देर नहीं लगी और एक जोरदार विस्फोट की आवाज दूर तक गूंजने लगी। उसके बाद यांग ये एक चोर का पीछा करने ही वाला था, लेकिन 3 बूढ़े आदमी उसके पास आ गए। उनमें से 2 थे कुरोंग और पहले वाला आलीशान लबादा पहने बूढ़ा आदमी। यांग ये जब उन्हें देखने वाला था तो वह बोलने ही वाला था, लेकिन कुरोंग की आकृति यांग ये की तलवार की ऊर्जा की दिशा में चमक उठी। आलीशान लबादे में बूढ़ा आदमी और लिनेन लबादे में एक और बूढ़ा आदमी, वे दोनों वहीं खड़े रहे और बिना पलक झपकाए यांग ये को घूरते रहे। लगभग 3 सांसों के बाद कुरोंग वापस लौटा और फिर उसने अन्य 2 बूढ़े लोगों को देखा और अपना सिर हिलाया। आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया और फिर वह और कुरोंग दोनों एक साथ यांग ये को देखने लगे। यांग ये ने पलकें झपकाईं। वरिष्ठों, क्या हो रहा है? आलीशान पोशाक पहने बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया और बोला, यह तुम्हारे पास है ना? यांग ये के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। मेरे पास है। मेरे पास क्या है? कुरोंग ने अचानक कहा, आत्मा का पोषण करने वाला वृक्ष। मेरे साथ मजाक मत करो। यांग ये ने उछलते हुए कहा, वरिष्ठों, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वे दोनों कुछ नहीं बोले और बस यांग ये को देखते रहे। यांग ये ने कहा, वरिष्ठों, मैंने अभी अभी पेड़ देखा था, लेकिन मैं कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि काले कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। देखो, मैंने उस पर हमला भी कर दिया। हालांकि वह वाकई बहुत तेज था। कुरोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं उस दिशा में गया और मुझे कोई काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी नहीं दिखा। यांग ये ने कंधे उचका दिए। वरिष्ठों, अगर आपको लगता है कि मेरे पास यह है, तो मेरी तलाशी लें। मैं आपको मेरी स्थानिक अंगूठी की तलाशी लेने देने को भी तैयार हूं। कुरोंग और आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा और फिर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दिव्य भावना से यांग ये को झकझोर दिया। यांग ये ने इसका विरोध नहीं किया और बूढ़े व्यक्ति की दिव्य भावना को अपनी स्थानिक अंगूठी के माध्यम से भी बहने दिया। यांग ये ने बूढ़े आदमी को उसकी तलाशी लेने की हिम्मत इसलिए दी क्योंकि उसे आदिकालीन शिवालय पर पूरा भरोसा था। आदिकालीन शिवालय की तुलना अब अतीत से नहीं की जा सकती। जब तक वह पकड़ा जाना स्वीकार नहीं करता, तब तक कोई भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता। कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति की दिव्य चेतना समाप्त हो गई। साथ ही उसका चेहरा भी बहुत भद्दा हो गया। इस बीच यांग ये ने कहा, वरिष्ठों, अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना? बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे अपनी चेतना के सागर की खोज करने दोगे? आखिरकार कुछ लोग अपनी चेतना के सागर में जगह बनाने में सक्षम होते हैं और वे वहां चीजें जमा कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं केवल खोज करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यांग ये का चेहरा उतर गया। वरिष्ठ, क्या यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि किसी को मेरी दिव्य भावना में प्रवेश करने की अनुमति देना मेरे जीवन को आपके हाथों में छोड़ने जैसा है। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं स्वाभाविक रूप से यह समझता हूं। लेकिन युवा भाई, आत्मा पोषण वृक्ष मेरे को कबीले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए। इस बीच यांग ये ने कहा, क्या होगा अगर यह मेरी चेतना के सागर में नहीं है? अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हें?
इस बीच लिनेन के लबादे में बूढ़ा आदमी, जो अब तक कुछ नहीं बोला था, ठंडे स्वर में बोला, मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि हम तुमसे माफी मांगें। यह सुनकर कुरोंग के चेहरे पर भाव बदल गए, और वह समझ गया कि स्थिति अब और भी बदतर होने वाली है। कुरोंग बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी को देखा। तुम क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ जुएई के ख्याल से सहयोग कर रहा हूँ। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैं सहयोग करने से इनकार कर दूं तो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? हालांकि वे हाफ स्टेप ट्रू रियल्म के विशेषज्ञ थे, फिर भी वह वास्तव में उनसे नहीं डरता था। लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? यांग ये ने कंधे उचका दिए और फिर मुड़कर चला गया। इस बीच लिनेन के लबादे में बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में बोला, तुमने खुद ही यह सब लाद लिया। मैंने तुम्हें कुछ सम्मान देने की कोशिश की थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यांगे पर पंजे से प्रहार किया। इस क्रिया से यांगे पर शक्तिशाली ऊर्जा की लहर छा गई और फिर यांगे की हड्डियां उसके दबाव के कारण चटकने की आवाज करने लगीं। यांगी की आंखों में एक भयानक चमक चमक उठी, और फिर भयानक वध की मंशा की एक लहर उसके अंदर से बह निकली, और फिर बूढ़े आदमी की ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई। जेनिथ रैंक वध इरादा। जब उन्होंने यह देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन तीनों को उम्मीद नहीं थी कि यांग यी ने वास्तव में वध की मंशा को समझ लिया था, और वह भी जेनिथ रैंक पर। इस बीच यांग ये अचानक मौके पर गायब हो गया, और जब वह बूढ़े आदमी के सामने था तो उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। 10 अतिव्याप्त हेवन रेंज जो रिटर्नल रैंक तलवार इरादे और जेनिथ रैंक वध इरादे से बढ़ाए गए थे। जिस क्षण यांग ये की तलवार की ऊर्जा आगे बढ़ी, उसमें निहित शक्तिशाली ऊर्जा ने कुरोंग और आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। जहां तक लिनेन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का सवाल है, उसका चेहरा बदल गया। इस हमले का सामना करते समय उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, और उसने यांग ये के हमले पर अपनी दोनों मुट्ठियां तेजी से पटक दी। टकराना। एक धमाका हुआ और बूढ़ा आदमी 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। इस बीच यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गया। धमाका। जिस समय यांग ये का शरीर गायब हुआ, उसी समय एक और विस्फोट हुआ। उसी समय लिनेन के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। यांग ये ने फिर कोई हमला नहीं किया। उसने बस बूढ़े आदमी की तरफ ठंडी नजर से देखा। क्या अब तुम समझ गए? मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, तुमने नहीं। समझे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चली गई। अचानक लिनन के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी मौके पर ही गायब हो गया, और वह यांग ये के पीछे था जब उसकी आकृति फिर से दिखाई दी। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी, और उसने उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और यांग ये के सिर पर वार किया। दरार। जैसे ही यांग ये नीचे उतरा, उसके चारों ओर का स्थान तुरंत टूट गया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी। उसने तुरंत पलटकर अपनी तलवार खींच ली। टकराना। तलवार और कुल्हाड़ी के टकराने से एक विस्फोट हुआ, और फिर वे हिंसक रूप से हिल गए, इससे पहले कि यांग ये और बूढ़ा आदमी दोनों पीछे की ओर गिर गए। कुरोंग और आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी ने यांग ये और लिनेन लबादे में बूढ़े आदमी को देखा। कुरोंग उन्हें लड़ने से रोकने वाला था, लेकिन दूसरे बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया और उदासीनता से बोला, घमंडी नौजवान जो अपनी ताकत की सीमा नहीं जानते, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। कुरोंग ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, एक पल के लिए हिचकिचाया और सिर हिला दिया। उनके रुकने के बाद लिनन के लबादे पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की दिशा में धीरे धीरे चलना शुरू किया। कहने की जरूरत नहीं है, आपकी ताकत खराब नहीं है। हालांकि क्या आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं? मुझे अपने माता पिता की ओर से आपको सबक सिखाने की अनुमति दें। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर यांग ये का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया, और फिर वह खून की लाल रोशनी की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गई। वह लिनन के लबादे वाले बूढ़े आदमी के सामने था जब उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई, और फिर उसने अपनी मुट्ठी में खून की लाल तलवार घुमाई। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और उसने अपनी कुल्हाड़ी यांग ये की तलवार की ओर घुमाई। झंकार। दोनों को बार बार एक दूसरे से टकराने पर पीछे धकेला गया। हालांकि यांग ये ने खुद को रोकने में देर नहीं लगाई, और फिर वह एक बार फिर खून की लाल किरण में बदल गया जो लिनन के कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर टूट पड़ा। इस समय यांग ये एक बार फिर अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहा था। शुरुआत में बूढ़ा आदमी यांग ये से बराबरी से लड़ने में सक्षम था, लेकिन धीरे धीरे वह यांग ये का सामना करने में असमर्थ हो गया। क्योंकि यांग ये बहुत निर्दयी था, उसने जो भी हमला किया वह ऐसा था कि वह बूढ़े आदमी की जान के बदले अपनी जान देने का इरादा रखता था। लेकिन बूढ़ा आदमी ऐसा करने को कैसे तैयार हो सकता था? चूंकि वह अपने जीवन के बारे में चिंतित था, इसलिए वह धीरे धीरे वंचित स्थिति में आने लगा। जहां तक यांग यी की बात है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, वह और अधिक निर्दयी और क्रूर होता गया। कुरोंग और आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर काफी भद्दे भाव थे।
क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यांग यी जैसा पुनर्जन्म क्षेत्र साधक वास्तव में एक अर्धचरण सत्य क्षेत्र विशेषज्ञ को दबाने में सक्षम होगा। वे हमला करने ही वाले थे कि युद्ध के मैदान में जगह ढह गई। जैसे ही वहां एक ब्लैक होल दिखाई दिया, कू रोंग और दूसरे बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव एकदम बदल गए क्योंकि ब्लैक होल वास्तव में सिकुड़ना शुरू हो गया था। हमला। उन्होंने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हमला करने का इरादा किया। हालांकि ब्लैक होल अचानक सिकुड़ना बंद हो गया और फिर एक आकृति उसमें से बाहर निकल आई। यह लिनेन वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने खुद को रोका भी नहीं था कि अचानक ब्लैक होल के भीतर से एक प्रकाश की किरण निकली और फिर यांग ये बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसने बूढ़े आदमी की छाती पर अपना पैर पटका और फिर अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे की ओर वार किया और उसे बूढ़े आदमी के माथे पर लगने से ठीक पहले रोक दिया। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे माता पिता की ओर से मुझे सबक सिखाना चाहते हो। तुमने ऐसा कहा था, है न? यांग ये, उसे जाने दो। इस बीच आलीशान लबादे में बूढ़ा आदमी अचानक बोला, अगर तुम उसे मार दोगे तो मेरा कु कबीला तुम्हें जाने नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे कु कबीले के दुश्मन बनना चाहते हो, है ना? यांग ये ने अपना सिर घुमाया और आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी की ओर देखा, क्या तुम मुझे कु कबीले से डरा रहे हो? बूढ़े आदमी ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैं कु कबीले के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। उसने लिनेन के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैं झूई को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। बस माफी मांग लो और मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कभी हुआ था। बूढ़े आदमी ने यांग यी को घूरते हुए उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर खींची, माफी मांगो। क्या मैंने जो कहा उससे तुम नर्म पड़ गए? हालांकि तुम एक डरपोक की तरह लगते हो और एक कूड़े का टुकड़ा जिसकी परवरिश करने के लिए मां नहीं थी। यांग ये बूढ़े आदमी को देखने के लिए नीचे झुका, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? क्या तुम? उसके मुंह के कोनों में तिरस्कार भरा हुआ था। यांग कबीले की तो बात ही छोड़ो, यंग कबीला भी मेरे कु कबीले को कुछ सम्मान देगा। तुम। अचानक सनी के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के गले में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। अनुभव करना। उसका सिर तुरंत हवा में उड़ गया और उसके साथ खून की धार बहने लगी। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रखी और फिर वह कू रोंग और आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। अपने पूरे जीवन में मैंने कष्ट झेले हैं और मैंने भय का अनुभव किया है, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा। जिस समय यांग ये ने लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का सिर काटा, कू रोंग और दूसरे बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव अत्यंत भद्दे हो गए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में लिनन के लबादे पहने बूढ़े आदमी को मारने की हिम्मत करेगा। आलीशान पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? यांग ये ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बड़े कुलों के लोग हमेशा खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और सोचते हैं कि दूसरों को आपको सम्मान देना चाहिए। जब आपको सम्मान देते हैं तो आपको लगता है कि यह स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर दूसरे आपको सम्मान देने से इनकार करते हैं तो आपको लगता है कि वह व्यक्ति समझदार नहीं है और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। यांग ये ने इस बिंदु पर अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मैं यांग ये जिस तरह से काम करता हूं वह यह है कि अगर कोई मेरा सम्मान करता है तो मैं उनका सम्मान करूंगा। अगर दूसरे मेरा सम्मान नहीं करते और मुझे धमकाना चाहते हैं तो मुझे खेद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके को कबीले से है, मैं फिर भी उस व्यक्ति को मार डालूंगा, भले ही वह ईश्वर का पुत्र ही क्यों न हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चली गई। हालांकि कू रोंग और आलीशान लबादे में बूढ़ा आदमी उसके पास ही दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम उसे मारने के बाद बस चले जाने का इरादा रखते हो? यांग ये ने उदासीनता से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं 2 और लोगों को मार डालूं? बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, तुम्हें इतना भरोसा है? यांग ये ने बूढ़े आदमी को देखा, आप इसे आजमा कर क्यों नहीं देखते? बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक यांग ये को देखा। उसने कुछ नहीं कहा और बस अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर ने तुरंत यांग ये के आसपास के स्थान को हिला दिया। लेकिन यांग ये के भीतर से लाल रोशनी की एक लहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर बूढ़े आदमी की ऊर्जा एक पल में बिखर गई। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना पैर नीचे दबाया और एक सफेद प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो यांग ये की ओर बढ़ी। उसी समय यांग ये ने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। टकराना। अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया और फिर यांग यी को 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया, जबकि बूढ़ा आदमी केवल 30 मीटर से भी कम पीछे धकेल दिया गया। यांग ये ने दूर से बूढ़े आदमी को देखा। कहने की जरूरत नहीं है, जबकि आलीशान लबादा पहने बूढ़ा आदमी और लिनेन लबादा पहने बूढ़ा आदमी दोनों ही हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ थे, आलीशान लबादा पहने बूढ़ा आदमी लिनेन लबादा पहने बूढ़े आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत था। बूढ़े आदमी ने यांग यी की ओर देखा और फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे तेजी से घुमा दिया। एक पल में
यांग ये के आसपास की जगह हिलने लगी। उसके भीतर की शक्तिशाली ऊर्जा ने यांग ये को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके शरीर को कई घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा हो। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और वार किया। टकराना। उसके चारों ओर का स्थान ढह गया और नष्ट हो गया। एक क्षण बाद ढही हुई जगह के विस्तार से प्रकाश की एक किरण निकली और तुरंत बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुई। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने अपनी उंगली आगे की ओर थपथपाई। उसके सामने का स्थान अचानक घूमने लगा और उसने यांग ये को अपने में समेट लिया। हालांकि वहां से प्रकाश की एक रक्त लाल किरण चमकने में बस एक पल ही लगा। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। टकराना। एक विस्फोट हुआ और बूढ़ा आदमी लगभग 30 मीटर पीछे धकेल दिया गया। जहां तक उसके सामने अंतरिक्ष के घूमते हुए भंवर का सवाल है, उसे यांग ये की तलवार की ऊर्जा ने तार में काट दिया था, जबकि यांग ये की आकृति बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुई थी और फिर उसने अपनी तलवार आगे की ओर तान दी थी। यह अत्यंत तीव्र था और यहां तक आलीशान पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति को भी अपने सामने प्रकाश की एक किरण चमकती हुई दिखाई दी। बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत अपने सामने एक छोटी सी काली ढाल खड़ी कर ली। टकराना। ढाल जोर से हिली और फिर उसमें से काली रोशनी की किरण निकली। काली रोशनी को देखकर यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और उसे आगे की ओर मार दिया। टकराना। एक विस्फोट हुआ और यांग ये को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। यांग ये ने दूर से काली ढाल पर नजर डाली। यह स्पष्ट था कि ढाल एक जेनिथ रैंक का खजाना था। तुम वास्तव में बुरे नहीं हो। इस बीच एक शानदार लबादे में बूढ़े आदमी ने कहा, हालांकि यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप यांग कबीले के सिर्फ एक युवा स्वामी हैं। भले ही आप यांग कबीले के उत्तराधिकारी हों, मेरा कु कबीला फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के आपको मार देगा। बोलते हुए वह एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने अपने सामने काली ढाल को थपथपाया। एक पल में वह एक काले भंवर में बदल गई जो यांग ये की ओर बह गई। जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष तुरंत टुकड़ों में बंट गया। यांग ये की आंखें झुक गईं क्योंकि वह काले भंवर को देख रहा था। ढाल को और करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगा। अचानक यांग ये ने ऊपर देखा, लेकिन ठीक उसी समय जब बूढ़े आदमी और कुरोंग ने सोचा कि वह अपनी तलवार घुमाएगा, यांग ये का आकार हिल गया और काले भंवर की ओर बढ़ गया। एक पल में यांग ये का आकार उसमें समा गया। यह सुनकर दोनों बूढ़े व्यक्ति अचंभित रह गए और उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया। अचानक बूढ़े आदमी के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह कुछ करने ही वाला था, लेकिन अचानक वह काली भंवर गायब हो गई और फिर वहां से प्रकाश की एक किरण निकली। टकराना। बूढ़े आदमी को लगभग 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया और यांग ये कुरोंग और बूढ़े आदमी के सामने आ गया। यांग ये को देखते ही कुरोंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और वे अविश्वास से भर गईं, क्योंकि यांग ये को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बेशक उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके पास अंधेरे के उच्चतम स्तर के नियम थे और उसके पास जो अद्वितीय शारीरिक संरचना थी, उसके आधार पर यह कहा जा सकता था कि वह अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा से पूरी तरह प्रतिरक्षित था। लेकिन उस काली ढाल द्वारा बनाई गई ऊर्जा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी थी, इसलिए यह यांग ये के लिए पूरी तरह से हानिरहित थी। यही कारण था कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था और उसने काली ढाल को आदिकालीन शिवालय में भी रख दिया था। बूढ़े आदमी ने यांग ये को घूरते हुए कहा, मेरी ढाल कहाँ है? यांग ये ने हंसते हुए कहा, जब यह आपकी ढाल है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में हत्या करने की नीयत की एक झलक उभरी। अरे! बोलते समय वह अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए थोड़ा बगल की ओर चला गया। एक क्षण बाद उसने उन्हें यांग यी की दिशा में नीचे पटक दिया। 1000 लहरें। उसके सामने का स्थान तुरंत ही समुद्र में तब्दील हो गया और वह परतों में फैलने लगा। इस समय यांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी महासागर में था जिसमें ज्वार की लहरें उठ रही थीं और वहां का स्थान समुद्र के पानी जैसा लग रहा था जो उसे डुबाने की कोशिश कर रहा था। एक ही पल में यांग ये अंतरिक्ष के उस महासागर के नीचे डूब गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर उसके भीतर से तलवार की आवाज गूंजी। उसके बाद वहां से रोशनी की एक किरण निकली। वह जहां भी जाती, तुरंत ही अंतरिक्ष खुल जाता और रोशनी की किरण को आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी के सामने पहुंचने में देर नहीं लगती। अचानक उसके सामने का स्थान परतों में संकुचित हो गया और फिर वह एक हथेली में परिवर्तित हो गया जो यांग यी की दिशा में आगे की ओर थपथपाया। टकराना। प्रकाश की किरण बिखर गई जबकि यांग यी को 1 किमी दूर तक उड़ा दिया गया। यांग ये ने दूर से बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। जहां तक उनके बीच की जगह की बात है, वह झील की सतह पर होने वाली लहरों की तरह हल्की हल्की लहरें मार रही थी। आलीशान लबादे में बूढ़ा आदमी यांग ये को घूर रहा था। उसने यांग ये से इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। भले ही यांग ये हमेशा से ही नुकसान में रहा हो, लेकिन वह यांग ये को मार नहीं पाया था।
यांग ये के हमले बेहद तीखे और शक्तिशाली थे, जबकि रिटनल रैंक तलवार के इरादे और जेनिथ रैंक वध के इरादे से बढ़ाए गए थे, और यांग ये उसकी शक्तिशाली तकनीकों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। वह यांग ये का कुछ नहीं कर सका। बूढ़े आदमी को अभी यही महसूस हो रहा था। वह एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, आओ हम सब मिलकर काम करें। कु रोंग ने यह सुनकर सिर हिलाया। भले ही बूढ़ा आदमी कुछ न कहे, फिर भी वह लड़ाई में शामिल होगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बूढ़ा आदमी यांग ये का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वे हमला करने ही वाले थे, यांग ये ने अचानक कहा, क्या तुम मुझ पर हमला करने का इरादा रखते हो? आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने कहा, उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। हमला करो। आत्मा का पोषण करने वाला पेड़ उसकी चेतना के सागर में हो सकता है। बोलते बोलते वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। इस बीच कु रोंग भी हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक सुनहरी रोशनी की किरण चमक उठी। टकराना। एक दबी हुई आवाज गूंजी और फिर बूढ़ा आदमी 300 मीटर दूर जा गिरा। उसी समय कु रोंग के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जल्दी से दूर की ओर देखा। एक महिला अपने हाथ में भाला लिए अचानक वहां आ गई थी। यह हन नानजिंग था। आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने अपनी हथेली पर नजर डाली। इस समय उसकी पूरी हथेली और बांह फटी हुई थी। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने एन नानजिंग की ओर देखा। आप कौन हैं? एन नानजिंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस यांग यी के पास चली गई, लेकिन उसकी आभा अभी भी बूढ़े आदमी पर ही टिकी थी। इस बीच यांग ये अचानक बोल पड़ा, अगर तुमने मुझ पर फिर से हमला किया, तो तुम दोनों आज अपना सिर खो दोगे। कु कबीले का जिक्र मत करना। मैं अभी अभी आकाशगंगा प्रणाली में आया हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कु कबीला कितना शक्तिशाली या रहस्यमय है। इसलिए मुझ पर दबाव मत डालना, नहीं तो तुम दोनों की भयानक मौत हो सकती है। बूढ़े की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजी, तुम दोनों उनका कुछ नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी आवाज सुनकर दंग रह गया और फिर उसके चेहरे पर सम्मान का भाव आ गया। एक अधेड़ उम्र के आदमी को यहां आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही एक हाथ वाला व्यक्ति था जिससे यांग यी पहले मिल चुकी थी, जो कु कबीले का संरक्षक कुमिंग था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने कुमिंग को देखा। कु कबीले ने एक सच्चे दायरे के विशेषज्ञ को भी भेजा है। कुमिंग यांग ये और एन नानजिंग के पास गया। वह उनसे बहुत दूर नहीं रुका और कहा, कु कबीले से कुछ लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, और कोई भी कु कबीले के सदस्य को यूं ही नहीं मार सकता। यांग ये ने उदासीनता से कहा, कोई भी मेरे यांग कबीले के सदस्य का अपमान नहीं कर सकता। ठीक कहा। अचानक एक आवाज गूंजी और फिर एक बैंगनी बख्तरबंद आदमी अपने हाथ में एक भाला लेकर अंतरिक्ष के एक बिंदु से बाहर चला आया जो यांग ये से बहुत दूर नहीं था। यांग गेवू, कु रोंग और दूसरे बूढ़े आदमी के चेहरे उतर गए जब उन्होंने उस आदमी को देखा। कु कबीले के संरक्षक थे और यांग कबीले के भी। यांग गेवू यांग कबीले के संरक्षक थे। कुमिंग ने यांग गेवू की ओर देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आओगे। हालांकि क्या तुम मुझे उन्हें मारने से रोक सकते हो? मैं नहीं कर सकता, यांग गेवू ने उदासीनता से कहा। हालांकि यदि आप हमारे सभी 8 कुलों द्वारा निर्धारित नियम को तोड़ते हैं, तो मेरा यांग कबीला स्वाभाविक रूप से उस नियम का पालन नहीं करेगा। यदि आप मेरे यांग कबीले के कनिष्ठों को मारते हैं, तो मैं आपके कु कबीले के कनिष्ठों को मार दूंगा। एक जीवन के बदले एक जीवन। यह एक योग्य विनिमय है। 8 कुलों ने मिलकर यह नियम बनाया था कि विभिन्न कुलों के सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ दूसरे कुलों के कनिष्ठों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते थे। कम से कम वे ऐसा खुलेआम तो नहीं कर सकते थे। कुमिंग एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, क्या आपका यांग कबीला युद्ध में जाना चाहता है? यांग गेवू ने सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय वह यांग ये को देखने लगा। तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने एक पल सोचा और जवाब दिया, तुम लड़ो, मैं भाग जाऊंगा। यांग ये की बात सुनकर यांग गेवू की पलकें झपकने लगीं। उसने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, मैंने यह नहीं देखा कि तुम इतनी बेशर्म हो। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। यांग गेवू ने कुमिंग की ओर देखा और कहा, कुमिंग, क्या आप कु कबीले का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? कुमिंग ने उदासीनता से कहा, अगर वे मना करते हैं, तो मैं अकेले लड़ूंगा। ठीक है। यांग गेवू ने उदासीनता से कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं, तो मैं किसी भी समय आपके साथ आऊंगा। यदि आपका कु कबीला लड़ना चाहता है, तो मेरा यांग कबीला भी किसी भी समय उसके साथ आ जाएगा। तो लाओ इसे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कुमिंग वहीं गायब हो गया। वह बहुत तेज था, बिल्कुल तेज। यांग ये के चेहरे पर तुरंत एक गंभीर भाव उभर आया जब उसने कुमिंग को हमला करते देखा, क्योंकि वह कुमिंग की हरकतों को बिल्कुल भी नहीं देख पाया था। कुमिंग मजबूत था। इस समय यांग ये और एन नानजिंग दोनों ही उसके मुकाबले में नहीं थे। हालांकि यह सामान्य था। कुमिंग एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे मिल्की वे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रखा गया था। उस समय वह हाफ स्टेप ट्रू रियल में रहते हुए एक ट्रू रियल विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था। लेकिन अब कुमिंग ट्रू रियल में था।
इसलिए यह स्पष्ट था कि वह कितना शक्तिशाली होगा। साधना के निम्न स्तर पर रहते हुए ऐसे व्यक्ति से लड़ना, यह बहुत कठिन था, बहुत कठिन। इसके अलावा यांग ये केवल पुनर्जन्म क्षेत्र में था, इसलिए उनके बीच साधना के पूरे 2 क्षेत्र थे। कुमिंग से लड़ने के लिए साधना के 2 क्षेत्रों को पार करने की कोशिश करना बेहद अवास्तविक था। यांग ये अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने मौत को नकार दिया। जिस समय कुमिंग गायब हुआ, उसी समय यांग गेवू भी गायब हो गया था। इसके बाद एक क्षण का मौन छा गया। टकराना, एक विस्फोट हुआ जो बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा और फिर एक विशाल क्षेत्र में जगह हिंसक रूप से कांप उठी और फिर टूटकर बिखर गई। यांग ये पहले तो अचंभित हुआ, फिर खुश हुआ। अगर इतने बड़े क्षेत्र में जगह ढह गई, तो वह इससे बने विशाल ब्लैक होल पर नियंत्रण कर सकता था। उस समय भले ही वह कुमिंग को मार न सके, लेकिन वह निश्चित रूप से कुमिंग को घायल कर सकता था, और वह कुमिंग को बुरी तरह घायल भी कर सकता था। जहां तक कुरोंग और आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी की बात है, तो वे निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देंगे। इतना बड़ा ब्लैक होल ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ विरोध कर सके। ठीक उसी समय जब यांग ये अंतरिक्ष के उस विशाल विस्तार के ढहने का इंतजार कर रहा था, कुमिंग और यांग गेवू ने अचानक लड़ाई बंद कर दी। कुमिंग और यांग गेवू के पक्ष में क्रमशः 2 बूढ़े लोगों को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुमिंग के बगल में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति कु कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग था, और कु कबीले में दूसरे नंबर का अधिकारी कु युक्सिंग था। जहां तक गेवू के बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति की बात है, तो वह यांग कबीले के बुजुर्गों की परिषद का परिषद मास्टर यांगलिन था। कु युक्सिंग मुस्कुराए, भाई यांगलिन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। यांगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कई साल हो गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसी परिस्थितियों में मिलेंगे। कु युक्सिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, वास्तव में। वह एक पल के लिए रुका और यांग ये को देखा, भाई यांगलिन, तुम्हारा यह जूनियर बहुत दुर्जय है। यांगलिन ने यांग ये की ओर देखा और कहा, युवा लोग जोशीले और उतावले होते हैं। क्या हम इतने सालों पहले भी ऐसे ही नहीं थे? कु युक्सिंग ने जवाब दिया, मैं यह समझ सकता हूँ। हालांकि हर किसी को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे, है ना? यांगलिन ने सिर हिलाया, भाई कु, यह सच है। उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया कि कु कबीले ने तुम्हें मारने के लिए 3 हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञों को भेजा और यहां तक कि अपने संरक्षक को भी भेजा। यांग ये ने एक पल सोचा और जवाब दिया, कु कबीले ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है और परेशानी पैदा करना चाहता है। यांग ये ने जो कुछ भी हुआ था उसका वर्णन किया। इस बार उसने अतिशयोक्ति नहीं की थी। आखिरकार यहाँ कोई मूर्ख नहीं था, इसलिए अगर वह तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताता तो वे उसे नीची नजर से देखते। कुछ देर बाद यांग ये ने कहा, ऐसा ही हुआ। उन्हें लगता है कि मैंने उनका आत्मा पोषण करने वाला पेड़ चुरा लिया है, इसलिए वे मेरी तलाशी लेना चाहते थे और मैं उन्हें ऐसा करने देने के लिए सहमत हो गया। लेकिन मेरी तलाशी पूरी करने के बाद वे मेरी चेतना के सागर में प्रवेश करना चाहते थे और उसकी भी तलाशी लेना चाहते थे। यांगलिन ने पूछा, तो फिर आपने कु कबीले के सदस्य को क्यों मारा? यांग ये ने असहाय स्वर में कहा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। क्योंकि मैंने उन्हें मेरी चेतना के सागर की खोज करने से मना कर दिया था, इसलिए वे इसे बलपूर्वक करने का इरादा रखते थे। इसलिए उस लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया, और मेरे पास खुद का बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने बिना किसी को मारे बस रुकने की योजना बनाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा और ऐसे ही मर जाएगा। बेशक उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह मेरी गलती है कि मैं थोड़ा ज्यादा मजबूत हूँ। यांग ये की बात सुनकर कु कबीले के सभी लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। आखिरकार यांग ये ने जो कहा था, वह कु कबीले के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। क्या तुम बोलना जानती हो? इस बीच यांगलिन ने यांग ये को डांटा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। यह भी मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ताकत है। इस दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ हैं और ऐसे असंख्य लोग हैं जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ हाँ, यांग ये ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर वह एक तरफ चला गया जैसे कि उसने सबक सीख लिया हो। यांगलिन ने यांग ये की ओर देखा और फिर कु युक्सिंग की ओर देखा, भाई कु, मुझे इस मामले की कुछ हद तक समझ है। मेरे इस जूनियर ने आपके सोल नर्चरिंग ट्री को ठीक किया और फिर वह पेड़ गायब हो गया। उसके बाद आपको लगा कि यह उसके पास है, इसलिए आपने उसके लिए परेशानी खड़ी कर दी। लेकिन मेरे इस जूनियर ने कहा है कि यह उसके पास नहीं है। कु युक्सिंग ने आलीशान पोशाक पहने बूढ़े आदमी की ओर देखा और बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, आत्मा को पोषित करने वाला पेड़ उसकी गहन ऊर्जा का असाधारण शौकीन था। वह शुरू से ही उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन हमने उसे रोक दिया। हालांकि हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में जमीन खोदकर, अंतरिक्ष में दरार को तोड़कर हमारे कबीले से भाग जाएगा। वह एक पल के लिए रुका और बोला, जब हमने उसका पीछा किया तो हमने सिर्फ उसे ही देखा। तो आत्मा पोषण करने वाला पेड़ निश्चित रूप से उसकी चेतना के सागर में है।
क्योंकि हमने उसकी स्थानिक अंगूठी की खोज की है और वह वहां नहीं है। इस प्रकार उसने निश्चित रूप से उसे अपनी चेतना के सागर में छिपा रखा है। कु युक्सिंग ने यांग ये को देखा और यांग ये ने उदासीनता से कहा, यह मेरी चेतना के सागर में नहीं है। कु युक्सिंग ने यांग लिन को देखा और यांग लिन ने यांग ये को देखा, क्या यह वास्तव में आपकी चेतना के सागर में नहीं है? यांग ये ने कु युक्सिंग और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि मैं चाहे जो भी कहूं, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हम ऐसा क्यों ना करें? मैं आपको मेरी चेतना के सागर में खोज करने की अनुमति दूंगा। अगर आपको आत्मा पोषण वृक्ष मिल जाए तो। यांग लिन ने अचानक कहा, अगर उन्हें यह मिल गया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। यांग ये ने यांग लिन की ओर देखा। इस बीच यांग लिन ने कु युक्सिंग को देखा और कहा, लेकिन भाई कु, क्या होगा अगर आप इसे चेतना के सागर में नहीं पाते हैं? अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाए? कु युक्सिंग ने सिर हिलाया और कहा, आप क्या सोचते हैं भाई यांग लिन? यांग लिन ने यांग ये को देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? कु कबीले का खजाना खजाने से भरा है। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और पूछा, वरिष्ठ, आपको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? यान लिन ने यांग ये का आंकलन किया और कहा, आपका शरीर अमर क्षेत्र में है और अगला क्षेत्र शीर्ष क्षेत्र है। हालांकि बिना किसी असाधारण सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ के शीर्ष क्षेत्र तक पहुंचना शायद मुश्किल है। इस बिंदु पर वह एक पल के लिए रुका और फिर उसने कु युक्सिंग को देखा। मेरे ज्ञान के अनुसार कु कबीले के पास एक खजाना है, नरक फल। भाई को, अगर आपको उसकी चेतना के सागर में आत्मा पोषण वृक्ष नहीं मिलता है तो क्या आप उसे नरक फल दे सकते हैं? जब कु युक्सिंग और अन्य लोगों ने यांग लिन की बात सुनी तो उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव आ गया। नरक फल, यह कोई साधारण खजाना नहीं था। भले ही यह ट्रू रैंक पर नहीं था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना किसी भी साधारण जेनिथ रैंक के खजाने से की जा सके। यह कु कबीले में भी बेहद कीमती था। इस बीच यांग लिन ने अचानक कहा, भाई कु, मुझे यकीन है कि आपने मेरे इस जूनियर की क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा को देखा होगा। जहां तक मेरे यांग कबीले का सवाल है तो 10 नर्क के फल भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि मैं जानता हूं कि कु कबीले के लिए आत्मा पोषण वृक्ष का क्या मतलब है, इसलिए मैं अस्थायी रूप से उसका जीवन आपके हाथों में सौंपने को तैयार हूं। वह कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, अगर तुम्हें उसकी चेतना के सागर में आत्मा को पोषित करने वाला फल मिल जाए तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद उसे मार डालूंगा। हालांकि अगर तुम्हें वह नहीं मिलता है तो उसे नर्क के फल से मुआवजा देना और मेरे यांग कबीले को इस स्थिति से बाहर निकलने का एक उचित रास्ता देना बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना? अचानक यांग ये एक पल के लिए झिझका और बोलने ही वाला था, लेकिन जब वह कुछ कहने ही वाला था तो वह रुक गया। हालांकि उसके हाव भाव में बदलाव सूक्ष्म थे, लेकिन कु कबीले के विशेषज्ञों ने इसे नोटिस कर लिया था। कु युक्सिंग ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने आलीशान लबादे में बूढ़े व्यक्ति को देखा। बाद वाले ने थोड़ा सिर हिलाया और बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक ठहाके लगाकर हंस पड़ा, आत्मा पोषण वृक्ष वास्तव में मेरे पास नहीं है। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? कु कबीले के वरिष्ठों, मैं व्यावहारिक रूप से कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए इस बार मेरी बात पर विश्वास करो। कु युक्सिंग ने यांग ये पर उदासीनता से नजर डाली, आप व्यावहारिक रूप से कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि आप हर समय झूठ बोलते हैं, है ना? यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच कु युक्सिंग ने यांग लिन को देखा, ठीक है, मैं सहमत हूं। हालांकि मैं खुद उसकी तलाशी लेना चाहती हूं। यांग लिन ने यांग ये को देखा और पूछा, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? यांग ये चुप रहा। आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के मुंह के कोनों पर तुरंत एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने यांग ये को चुप होते देखा और कु युक्सिंग का चेहरा भी शांत हो गया। इस समय यांग ये सिर्फ चुप नहीं था, बल्कि उसकी गहरी ऊर्जा भी गुप्त रूप से घूम रही थी। जिस समय उसकी गहरी ऊर्जा घूमनी शुरू हुई, यांग लिन और यांग गेबू के चेहरे पर उदासी छा गई थी और आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर ठंडी मुस्कान और भी चौड़ी होती जा रही थी। अचानक कु युक्सिंग ने कहा, क्या तुम इसे खुद सौंप सकते हो और मैं यांग कबीले को सम्मान दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हालांकि तुम्हें मेरे साथ कु कबीले में वापस आना होगा। मेरे कु कबीले के सदस्य बिना किसी कारण के नहीं मर सकते, इसलिए तुम्हें 20 साल तक उसकी कब्र के पास रहना होगा। तुम मेरी तलाशी लो, यांग ये अचानक बोला। कु युक्सिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने सिर हिलाया। उसके बाद उसकी दिव्य भावना की एक किरण यांग ये के माथे के बीच में प्रवेश कर गई। इस समय यहां सभी की निगाहें यांग ये पर टिकी थीं। हालांकि यांग ये की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि कु युक्सिंग एक सच्चे दायरे का विशेषज्ञ था। हालांकि उसे आदिम शिवालय पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह थोड़ा चिंतित था। आखिर अगर कु युक्सिंग ने कुछ नोटिस किया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कु युक्सिंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदसूरत हो गई। यह दृश्य देखकर यांग लिन और यांग गेबू के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छा गई।
कुछ समय और बीता और कु युक्सिंग ने अपनी दिव्य भावना वापस ले ली। यांग ये बोलने ही वाला था कि कु युक्सिंग की नज़र अचानक उसके पेट पर पड़ी। रुको, वहाँ कुछ है। जब उन्होंने कु युक्सिंग की बात सुनी तो सभी की नज़र यांग ये के पेट पर पड़ी और यांग ये के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए थे। यहाँ माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक यांग ये के पेट के पास हलचल हुई और फिर यांग ये के कपड़ों के अंदर से सफ़ेद पंजों का एक जोड़ा बाहर निकला। इसके बाद एक छोटा सा सिर भी बाहर आने में देर नहीं लगी। बर्फबारी थी। स्ट्रोई ने सबकी तरफ देखा और फिर अपना सिर उसके कपड़ों के पीछे सिकोड़ लिया। बाहर से सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी जो लगातार झपक रही थीं। एक स्प्राइट लॉर्ड। जब कु युक्सिंग ने उस छोटे से साथी को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाने में देर नहीं लगी, क्योंकि आत्मा पोषण करने वाला पेड़ यांग ये के पास नहीं था। कु रोंग और आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी के चेहरे भी उदास हो गए थे। चूंकि यह यांग ये की चेतना के सागर में नहीं था, इसका मतलब था कि कु कबीले ने शर्त हार दी थी। शर्त कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आत्मा पोषण करने वाला पेड़ चला गया था। यांग ये ने स्ट्रोई के सिर को सहलाया और कु युक्सिंग को देखा। वरिष्ठ कु, आपने जो वादा किया था वह नर्क फल कहाँ है? कु युक्सिंग ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने यांग ये की ओर एक काला फल उछालने से पहले सिर हिलाया। हालांकि यांग ये ने इसे स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं था जब यांग लिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और इसे ले लिया। यांग ये ने यांग लिन की ओर देखा और चुप रहे। यांग लिन ने कु युक्सिंग को देखा। भाई कु, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, कु युक्सिंग ने हंसते हुए कहा, अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटा और अन्य लोगों के साथ वहीं गायब हो गया। इस बीच यांग लिन और यांग गेवू के चेहरे उतर गए। एक लंबे समय तक मौन रहने के बाद यांग लिन ने अचानक यांग ये की ओर देखा। तुमने कु वंश को नाराज क्यों किया? यांग ये हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? यांग गेवू अचानक बोला, बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम अभी अभी लगभग मर ही गए थे? यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे पता है। यांग गेवू बोलने ही वाला था कि यांग लिन ने अचानक कहा, बस। यह बच्चा कु कबीले के बारे में कुछ नहीं जानता। आप जो कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यांग गेवू ने यांग ये की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। अज्ञानी लोग निडर होते हैं। यांग ये चुप रहा। इस बीच यांग लिन ने यांग ये को देखा। कु कबीले आमतौर पर कम प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन उनके संसाधन और भंडार बहुत ज्यादा हैं। बहुत समय पहले इस ब्रह्मांड में 8 कबीले नहीं थे। उस समय केवल एक ही सुपर कबीला था। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा कबीला था? यांग ये ने उत्तर दिया, कु कबीला। यांग लिन ने थोड़ा सिर हिलाया। कु कबीला। यह एक दुर्घटना के कारण टूट गया और इसने अन्य कुलों को उठने का मौका दिया। उसके बाद कु कबीला और भी ज्यादा अपने आप में सिमट गया। हालांकि वर्तमान में शक्तिशाली यंग कबीले सहित अन्य कुलों ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। क्या आप जानते हैं क्यों? यांग ये ने उत्सुकता से पूछा। क्यों? यांग लिन ने गंभीरता से कहा, क्योंकि एक प्राचीन साधक एक बार कु कबीले से आया था। एक प्राचीन साधक? यांग ये हैरान था। उसने क्यूओंग क्यू को उनके बारे में बोलते सुना था, लेकिन उसे इस अवधारणा की बहुत अच्छी समझ नहीं थी। यांग लिन ने बताया, बहुत समय पहले जब मनुष्य इस ब्रह्मांड में बस प्रकट ही हुए थे, तब मानव जाति आकाशगंगा प्रणाली में जीवित प्राणियों की सबसे कमजोर जाति थी। मानव जाति एक ऐसी जाति थी जिसे गुलाम बनाया गया और उसका वध किया गया। यह तब तक जारी रहा जब तक कि इस दुनिया में असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा वाले कई मनुष्य प्रकट नहीं हुए। उन्होंने साधना के सभी प्रकार के तरीके बनाए और साधना के माध्यम से मानव जाति मजबूत हुई। उसके बाद मानव जाति धीरे धीरे अन्य जातियों द्वारा गुलाम बनाए जाने और धमकाए जाने के अपने भाग्य से बच गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा, कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, उन लोगों के समूह ने न केवल साधना के सभी प्रकार के तरीके बनाए, बल्कि उन्होंने हमारी मानव सभ्यता भी बनाई। न्याय और निष्ठा दोनों ही उनके द्वारा बनाए गए थे। वह काल हमारी मानव जाति द्वारा अनुभव किया गया सबसे गौरवशाली काल था और वे हमारी मानव जाति के सबसे प्रारंभिक साधक हैं। मानव सभ्यता। यांग ये को उनके प्रति गहरी श्रद्धा महसूस हुई। अगर मानव जाति ऐसी सभ्यता बनाने में सक्षम नहीं होती, तो यह कितना भयानक होता। यह कहा जा सकता है कि मानव जाति के लिए उनका योगदान बिल्कुल बहुत बड़ा था। इस बीच यांग लिन ने कहा, दुर्भाग्य से किसी अज्ञात कारण से वे गायब हो गए। इसके अलावा वे गायब होने से पहले एक दूसरे से लड़े और मारे भी गए। वे लड़े और एक दूसरे को मार डाला। यांग ये ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? यांग लिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी विस्तृत जानकारी नहीं है, क्योंकि उन प्राचीन साधकों के बारे में बहुत कम अभिलेख हैं। हमारे इतिहास में उनके बारे में कोई अभिलेख नहीं है और हम उनके बारे में केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके पिछले निवासों के खंडहरों में कुछ संक्षिप्त अभिलेख बचे हैं। वह कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, ऐसा लगता है कि उनके अलग अलग विचार होने के कारण ही वे एक दूसरे से लड़े और मारे गए। संक्षेप में, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्राचीन साधक कभी कु कबीले से आया था। तो
क्या अब तुम्हें समझ में आया? यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और जवाब दिया, निश्चित रूप से यह इसकी सीमा नहीं है। यांग लिन ने थोड़ा सिर हिलाया, कु कबीले के पास एक दिव्य खजाना है। इसे उस प्राचीन साधक ने पीछे छोड़ दिया था। प्राचीन काल से कु कबीला जीवित रहने में सक्षम होने का कारण उस दिव्य खजाने की वजह से है। इसके अलावा इसमें कुछ अनोखी साधना पद्धतियां हैं। उदाहरण के लिए आत्मा साधना। हालांकि अन्य कबीलों के कुछ सदस्य भी अपनी आत्मा की साधना करते हैं, लेकिन यह कु कबीले से बहुत कमतर है। संक्षेप में, कु कबीला बहुत जटिल और शक्तिशाली है। उसने यांग यी को देखा और आगे कहा, क्या आत्मा पोषण वृक्ष वास्तव में तुम्हारे पास नहीं है? यांग ये ने तुरंत अपना सिर हिलाया, यह नहीं है। क्या मजाक है? वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार, इसे स्वीकार करने से संभावित परेशानियां पूरी तरह से अंतहीन होंगी। यांग लिन ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और सिर हिलाया, सावधान रहो। क्योंकि कु कबीला स्पष्ट रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देगा। समझे? यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं करूंगी। यांग लिन ने यांग ये की तरफ एक काला फल उछाला। फल मुट्ठी के आकार का था, बिल्कुल काला और देखने में काफी डरावना था। इस बीच यांग लिन ने कहा, इस फल में बुराई की आभा होती है और यह उपयोगकर्ता की आत्मा और मन को प्रभावित करती है। हालांकि मैंने उस आभा को खत्म कर दिया है, इसलिए यह आपको प्रभावित नहीं करेगी। यांग ये ने फल लिया और पूछा, क्या यह मेरे शरीर को बेहतर बना सकता है? यांग लिन ने सिर हिलाया, वास्तव में यह हाफ सटेप ट्रूरैंड खजाने के बराबर है। यह न केवल आपके शरीर को बेहतर बनाने में सक्षम है, बल्कि यह आपकी आत्मा और दिमाग को भी उत्तेजित करेगा। हालांकि यह बहुत दर्दनाक होगा, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। दर्द? यांग ये मुस्कुराया, उसे दर्द का बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने फल लिया और कहा, धन्यवाद सीनियर। यांग लिन ने यांग ये की तरफ देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने अंत में कुछ नहीं कहा। वह बस एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, आओ कबीले में वापस लौटते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वे तीनों वहीं गायब हो गए। उनके गायब होने के लगभग 15 मिनट बाद कु युक्सिंग और अन्य लोग यहां दिखाई दिए। कु युक्सिंग ने कुमिंग को देखा, क्या तुमने सुना? कुमिंग एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, उसने कहा कि उसके पास यह नहीं है। कु युक्सिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बीच आलीशान लबादे में बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि उसके पास यह है। कु युक्सिंग ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि उसके पास भी यह है। कुमिंग ने कु युक्सिंग को देखा, क्यों? कु युक्सिंग ने उत्तर दिया, यदि वह कोई साधारण व्यक्ति या यहाँ तक कोई सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ होता, तो भी आत्मा पोषण वृक्ष द्वारा उत्सर्जित आत्मा ऊर्जा की आभा को छिपाना असंभव होता। हालांकि एक बार जब वे उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचे, तो आत्मा ऊर्जा की आभा गायब हो गई। वह एक क्षण के लिए रुका और बोला, क्या आप सभी ने ध्यान दिया? हमारी दिव्य इंद्रियां उसकी आभा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसके पास एक विशेष तकनीक है जो चीजों की आभा को छिपा सकती है। कुमिंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, तुमने हमें उसे मारने क्यों नहीं दिया? कु युक्सिंग ने अपना सिर हिलाया, जबकि मेरा कु कबीला यांग कबीले से डरता नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ सीधे जाने की जरूरत नहीं है। गुप्त रूप से भी उनसे परेशानी की तलाश मत करो। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम उस गुप्त क्षेत्र की रक्षा करना और बाहरी लोगों को इसके बारे में पता लगाने से रोकना है। जहां तक यांग ये की बात है, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने कहा, मेरे कु कबीले का जो कुछ है, उसे कोई नहीं ले सकता। फैक्डा शहर। एक बार जब वह फैचा शहर वापस आ गया, तो यांग ये अपने कमरे में लौट आया और आदिकालीन शिवालय में प्रवेश किया। यांग ये ने स्ट्रोई को प्राइमोडियल पैगोडा के पहले स्तर पर पाया। वह अपने पंजों में एक लकड़ी की तलवार पकड़े हुए थी और आत्मा पोषण वृक्ष उसके सामने था। स्ट्रोई आत्मा पोषण वृक्ष से बातचीत कर रही थी। यांग ये ने उसकी तरफ देखा। जाहिर है, यह स्ट्रोई ही थी जिसने आत्मा पोषण वृक्ष को बताया था कि क्या करना है, और यांग ये को आश्चर्य हुआ कि स्ट्रोई ने ऐसा क्यों किया। अचानक पेड़ हिल गया और फिर वह लिटिल स्काई के पास चला गया। उसके बाद आत्मा ऊर्जा के एक बाद एक धागे उसमें से निकले और लिटिल स्काई के शरीर में प्रवेश कर गए। जहां तक की बात है, वह लिटिल स्काई को घूर रही थी और उसकी आंखों में उत्सुकता भरी हुई थी। यांग ये को तुरंत समझ आ गया कि स्ट्रोई ने आत्मा पोषण वृक्ष को उनके साथ क्यों भगा दिया था। यह लिटिल स्काई के लिए था। जैसे जैसे आत्मा पोषण वृक्ष निरंतर लिटिल स्काई में आत्मा ऊर्जा भेजता रहा, उसकी आत्मा धीरे धीरे ठोस होती गई। यांग ये ने यह देखकर राहत की सांस ली। निश्चित रूप से आत्मा पोषण वृक्ष लिटिल स्काई को बचा सकता था। लगभग 1 घंटे बाद लिटिल स्काई की आंखें धीरे धीरे खुलीं। यांग ये जल्दी से उसके पास गया, क्या तुम ठीक हो? लिटिल स्काई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शायद नहीं मरूंगा। यांग ये मुस्कुराया, तुम नहीं मरोगे। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम नहीं मरोगे। अचानक स्ट्रोई उड़कर यांग ये के पास आ गई और फिर वह उसकी छाती पर लटक गई और रोने लगी। रोते हुए उसने अपना सिर यांग ये की छाती पर रगड़ा और कुछ ही देर में उन सभी को सफेद धुंध में ढकने में समय लगा।
रोते रोते स्ट्रोई का डग बढ़ता गया और उसकी आंखों से आध्यात्मिक ऊर्जा झरने की तरह बहने लगी। कुछ ही देर में लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र सफेद धुंध से ढक गया। यांग ये ने उसके सिर को धीरे से थपथपाया और धीमे स्वर में बोला, छोटे साथी, क्या बात है? स्ट्रोई ने यांग यी की ओर देखा और फिर अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया और रोना जारी रखा। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। करीब 15 मिनट बाद यांग ये आखिरकार स्ट्रोई को सांत्वना देने में सफल हो गया और वह शांत हो गई। उससे बात करने के बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि वह क्यों रो रही थी। वह खुश थी। जब उसने लिटिल स्काई को जागते देखा तो वह बहुत खुश हुई। इसलिए वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और रोने लगी। जब यांग ये को यह पता चला तो वह समझ नहीं पाया कि हंसे या रोए। हालांकि लिटिल स्काई जाग गई थी, फिर भी वह बहुत कमजोर थी। क्योंकि उसे जो चोटें लगी थीं, वे वाकई बहुत गंभीर थीं। इसलिए उसे ठीक होना था। हालांकि उसके पास सोल नर्चरिंग ट्री था, इसलिए उसकी रिकवरी बहुत तेजी से हुई। उसके अनुमान के अनुसार उसे पूरी तरह से ठीक होने में बस कुछ ही महीने लगेंगे। यांग ये ने अचानक पूछा, लिटिल स्काई, क्या आत्मा पोषण वृक्ष शियाओ क्यूई की मदद करने में प्रभावी होगा? लिटिल स्काई ने आत्मा पोषण वृक्ष को चमकाया और उस पर बैठ गई। उसने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, यह काम करना चाहिए, लेकिन उसकी आत्मा काफी अनोखी है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर यांग ये का चेहरा उतर गया। इस बीच लिटिल स्काई ने कहा, लेकिन यह ठीक है। मेरे अनुमान के अनुसार उसे जागने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने लगेंगे। 2 या 3 महीने। यांग ये ने जब यह सुना तो वह सहज हो गया। शियाओ क्यू बहुत देर से सो रही थी, इसलिए उसे जगाने का समय आ गया था। उसने दाओवादी पोशाक पहने बूढ़े आदमी से वादा किया था कि वह उसे वापस घर भेज देगा और वह उस वादे को कभी नहीं भूला। यांग कबीले में अपना मामला निपटाने के बाद उसने उसे घर भेजने की योजना बनाई। स्ट्रोई और लिटिल स्काई के साथ कुछ देर खेलने के बाद यांग ये तीसरे स्तर पर खेती के कमरे में लौट आया। इस समय केवल एन नानजिंग और शियाओ युक्सी यहाँ थे। जियाओ युक्सी ध्यान और साधना कर रही थी। वह पुनर्जन्म क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी क्योंकि यांग ये ने उसे पुनर्जन्म फल दिया था। जियाओ युक्सी की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी थी, इसलिए पुनर्जन्म क्षेत्र उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था। जहां तक नानजिंग की बात है, जो दूसरी ओर पैर मोड़कर बैठी थी, उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, और यह वो कबीले के पूर्वज वुम्यू के अनुभवों का संकलन था। जब नानजिंग ने यांग ये को अंदर आते देखा तो उसने किताब बंद कर दी और फिर उसकी ओर देखने लगी। यांग ये उसके पास गया और फिर किताब को देखा। क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? उसने थोड़ा सिर हिलाया और उसे उसके हाथ में थमा दिया। यांग ये ने उसे लिया, उस पर नजर डाली, और फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। पुस्तक में न केवल साधना की अनेक विधियां दर्ज की गई हैं, बल्कि साधना से संबंधित समझ भी दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक समझ में अनेक व्याख्याएं भी हैं। केवल समझ ही ऐसी नहीं थी जिसमें व्याख्याएं थीं, बल्कि साधना के प्रत्येक क्षेत्र को विस्तार से समझाया गया था और ध्यान देने योग्य बिंदुओं की एक विस्तृत सूची भी दी गई थी। यह खेती के लिए एक पाठ्य पुस्तक की तरह था। यांग ये ने इसे काफी देर तक देखा और फिर कहा, यह बहुत उपयोगी है। एन नानजिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं इससे हर दिन नई चीजें सीखती हूँ। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने किताब उसे वापस दे दी। जब मैं अपने शरीर की साधना में सुधार कर लूँ तो चलो प्रशिक्षण लेते हैं। उसने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है। यांग ये के साथ मुकाबला करने से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ। क्योंकि अब तक यांग ये ही युवा पीढ़ी में एकमात्र ऐसी थी जो उसके साथ नजदीकी मुकाबले में मुकाबला कर सकती थी। यांग ये मुस्कुराया, तो यह तय हो गया। बोलते बोलते वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और नर्क का फल बाहर निकाल लिया। यांग ये का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया जब उसने अपने सामने पड़े नर्क के फल को देखा, क्योंकि उसे उसके अंदर थोड़ी भयावह ऊर्जा का एहसास हुआ। यांग ये उसे निगलने से पहले काफी देर तक चुप रही। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, यह गहरे लाल रंग की ऊर्जा की लहर में बदल गई जो उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। कुछ ही समय में गहरे लाल रंग की ऊर्जा उसके शरीर के हर कोने में पहुंच गई। इस समय उसके आंतरिक अंग, मेरिडियन, हड्डियां और रक्त पूरी तरह से गहरे लाल रंग की ऊर्जा में लिपटे हुए थे। दर्द हुआ। दर्द बहुत ज्यादा था। जब गहरे लाल रंग की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी तो उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग की लपटें उठ रही हों। नहीं, यह आग की लपटों से भी ज्यादा भयानक था। उस पल यहां तक कि वह भी लगभग चीख ही निकाल रहा था। सौभाग्यवश वह इसे सहन कर गया। नानजिंग उसके ठीक बगल में था, इसलिए उसे एक आदमी की तरह व्यवहार करना पड़ा। यांग ये का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। अंत में उसका पूरा चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया। साथ ही उसके कपड़े अचानक राख में बदल गए। इसके बाद उसकी त्वचा पर से हल्की हल्की लपटें निकलने लगीं। चटक चटक। जैसे ही उसकी त्वचा पर लपटें दिखाई दी, आतिशबाजी की तरह चटचटाहट की आवाज पूरे शरीर में गूंजने लगी। एन नानजिंग यांग ये के पास गई और उसे देखते हुए उसकी आंखों में चिंता की झलक थी, क्योंकि यांग ही फटने के कगार पर लग रहा था।
इस समय यांग ये स्पष्ट रूप से पीड़ित था। यह पीड़ा सिर्फ उसके शरीर से नहीं थी, यह उसके मन और आत्मा से भी आई थी। नर्क का फल सिर्फ शरीर पर ही काम नहीं करता था, यह उसकी आत्मा और मन पर भी काम करता था। शारीरिक पीड़ा और मन और आत्मा की पीड़ा के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर था। खास तौर पर आत्मा से आने वाला दर्द, यह बहुत ही असहनीय था। सौभाग्यवश वह इसे सहन करने में सक्षम रहा। बस ऐसे ही समय बीतता गया और यांग ये धीरे धीरे दर्द की आदत डालने में सक्षम हो गया। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसके शरीर पर लगी लपटें अभी भी गायब नहीं हुई थीं। जैसे जैसे आग उसे जला रही थी, उसका शरीर धीरे धीरे रूपांतरण से गुजर रहा था। 2 दिन इसी तरह बीत गए, इससे पहले कि यांग ये के शरीर पर लगी लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं और उसका चेहरा पूरी तरह से शांत हो गया। एक दिन बाद उस पर लगी आग पूरी तरह से गायब हो गई और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके बाद वह धीरे से खड़ा हुआ और अपने शरीर को नीचे देखा। इस समय उसका शरीर थोड़ा तांबे जैसा हो गया था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी धीरे से बंद की। जब मुट्ठी पूरी तरह बंद हुई तो उसकी बांह की नसें उभर आईं और वे असंख्य छोटे छोटे और खूंखार सांपों की तरह लग रही थीं। चरम सीमा। नरक फल के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यांग ये का शरीर अंततः चरम सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि उसका शरीर अभी भी ट्रू रियल्म विशेषज्ञों के हमलों का विरोध करने में असमर्थ था, लेकिन ट्रू रियल्म विशेषज्ञ उसे एक पल में नष्ट नहीं कर सकते थे। अतीत में उसका शरीर ट्रू रियल्म विशेषज्ञों के हमलों का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि वह अभी भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन हाफ स्टेप ट्रू रियल्म और जेनिथ रियल्म विशेषज्ञों के लिए उसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। आखिरकार जेनिथ दायरे में एक शरीर के अलावा उसके पास दानव भगवान की ऊर्जा थी। भले ही दानव भगवान की ऊर्जा तलवार भगवान की मुहर की तरह थी और यह अब उसके लिए बहुत मददगार नहीं थी, फिर भी यह मदद कर सकती थी। दानव भगवान की ऊर्जा अभी भी मददगार थी, लेकिन तलवार भगवान की मुहर बहुत उपयोगी नहीं थी, क्योंकि यह उसकी तलवार की मंशा को बलपूर्वक उच्च स्तर पर लाने में सक्षम नहीं था। अधिक से अधिक यह उसकी तलवार की मंशा को थोड़ा मजबूत कर सकता था, और ताकत में ऐसी वृद्धि उसके लिए महत्वहीन थी। दानव देवता की ऊर्जा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण उसके पास मौजूद आदिम बैंगनी ऊर्जा थी। जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी उसे एक ही हमले से मार नहीं सकता या एक ही हमले से उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता, वह बहुत कम समय में ठीक हो सकता था। शरीर साधना में चरम सीमा। यांग ये ने गहरी सांस ली और एन नानजिंग को देखा। इस बीच एन नानजिंग थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ी और बोली, कपड़े पहन लो। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी छा गई। उसकी त्वचा पर लगी छोटी छोटी लपटों की वजह से उसके कपड़े जलकर राख हो गए थे। दूसरे शब्दों में, वह पूरी तरह से नग्न था। यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराया और फिर उसने जल्दी से एक हरा बागे निकाला और उसे पहन लिया। इस बीच एन नानजिंग ने उसे देखा, आपका शरीर जेनिथ दायरे में है। यांग ये ने सिर हिलाया, यह मेरी वर्तमान सीमा पर है। दूसरे शब्दों में, सच्चे क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा साधारण साधकों के लिए मुझे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। बेशक आप जैसे राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों को इससे बाहर रखा गया है। कुछ प्रतिभाओं का मूल्यांकन परंपरा से नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, भले ही एन नानजिंग केवल पुनर्जन्म क्षेत्र में थी, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह उसकी शारीरिक सुरक्षा को तोड़ सकती है। उसका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कुझुई की तलवार आत्मा तकनीक भी ऐसा कर सकती थी। संक्षेप में, भले ही उसकी ताकत में सुधार हुआ हो, फिर भी वह दूसरों को कम नहीं आंक सकता था। एन नानजिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, यहाँ बहुत से विशेषज्ञ हैं। चाहे आप हो या मैं, हम यहाँ के शीर्ष विशेषज्ञों की तुलना में अभी भी बहुत कमजोर हैं। हमें खुद को लगातार मजबूत करना चाहिए। हमारे बचने का यही एकमात्र तरीका है। यांग ये मुस्कुराए और गंभीरता से बोली, इन वर्षों में मेरे साथ रहना आपके लिए कठिन रहा होगा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, हमारे बीच ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये बोलने ही वाला था कि अचानक उसने भौहें सिकोड़ ली, कोई यहाँ है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे तुरंत ही गायब हो गए। बाहरी दुनिया में यांग ये अपने साधना कक्ष से बाहर आया और यांग जुबान वहां था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मजबूत हो गए हो। यांग ये ने उदासीनता से उत्तर दिया, क्या आपको कुछ चाहिए? यांग जुबान ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और जवाब दिया, एक जानकारी है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। यांग ये ने पूछा, क्या? यांग जुबान ने जवाब दिया, यह लू लिगे के बारे में है। मुझे खबर मिली है कि लू कबीले के उत्तराधिकारी लू युवानजान ने अपने डेंटियन को अपंग कर दिया है और उसे लू कबीले के मुख्य शहर के बाहर लटका दिया है। उसकी जान खतरे में हो सकती है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लू कबीले के उत्तराधिकारी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? यांग जुबान ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, उसका यांग जिंग के साथ अच्छा रिश्ता है और तुमने यांग जिंग की कठपुतलियां ले लीं। चूंकि लू लिगे उस दिन तुम्हारी मदद करने के लिए यांग कबीले में आया था, इसलिए वह। अचानक यांग ये वहीं गायब हो गया।
यांग जुवान अवाक रह गया। कुछ समय बाद यांग ये अचानक फिर से यांग जुवान के सामने प्रकट हुआ और उसने पूछा, लू कबीला कहाँ है? यांग जुवान ने धीमी आवाज में कहा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? यांग ये ने उसकी आंखों में देखा, मैंने तुमसे पूछा था कि लू कबीला कहाँ है? यांग जुवान ने यांग ये को घूरते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए एक जाल है। यांग जिंग बहुत प्रतिशोधी है। तुमने उसके रक्त कठपुतलियों को ले लिया और उसके अधीनस्थों को मार डाला, इसलिए वह कभी भी इस मामले को शांत नहीं होने देगा। तुम ही असली कारण हो जिसके कारण उन्होंने लू लीगे के खिलाफ कार्रवाई की। इसलिए यदि तुम लू कबीले में जाते हो तो तुम एक जाल में फंस जाओगे। समझे? यांग ये उसके पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? यांग जुबान ने धीमी आवाज में कहा, इस पर ध्यान न दें। जब तक आप फैचा शहर नहीं छोड़ेंगे तब तक सभी योजनाएं आपके खिलाफ शक्तिहीन हो जाएंगी। इसे अनदेखा करो। यांग ये अचानक हंसा, भले ही वह केवल पुनर्जन्म क्षेत्र में था, फिर भी जब मैं मुसीबत में था तो वह दौड़कर मेरे पास आया। फिर भी अब वह मेरी वजह से पीड़ित है और तुम मुझे इसे अनदेखा करने के लिए कह रहे हो। यांग जुबान कुछ पल चुप रहा और बोला, अपने मुख्य लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। समझे? नहीं। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा, तुमने कहा कि यांग कबीले में कोई पारिवारिक प्रेम नहीं है, और मैं यह समझ सकता हूं। हालांकि मुझ पर इसका इस्तेमाल मत करो। अगर कोई मुझे धोखा नहीं देता है तो मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लू लीगे ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, तो मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूं? इसके अलावा वह इस स्थिति में मेरे कारण है। अगर मैं यांग कबीले के उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए उसे अनदेखा करता हूं तो मैं वास्तव में एक कुत्ते से भी बदतर हो जाऊंगा। यांग जुबान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन यांग ये ने अचानक कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा। मुझे बताओ कि लू कबीला कहाँ है? मैं गंभीर हूं। बकवास का एक और शब्द मत बोलो। ठीक है। यांग जुबान ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर उसने उसके माथे के बीच में प्रकाश की एक सफेद किरण फेंकी। यह आकाशगंगा प्रणाली में मध्यम ब्रह्मांड का एक नक्शा है और इस पर 8 कुलों के स्थान चिन्हित हैं। 8 कुलों के अलावा कई खतरनाक जगहें भी चिन्हित हैं। वह अचानक इतना बोलते बोलते रुक गई क्योंकि यांग ये वहीं गायब हो गया था। उसके जाने के बाद गुक्शियू और कियानहू तुरंत यांग जुबान के पास आ गए। गुक्शियू ने धीमी आवाज में कहा, उस आदमी को नियंत्रित करना बहुत आसान नहीं है। कियानहू ने कहा, उसे क्यों नियंत्रित किया जाए? क्या वह ठीक वैसा ही नहीं कर रहा है जैसा हमारा स्वामी चाहता है? वह जितना ज्यादा अराजकता फैलाएगा और जितना ज्यादा निर्दयी होगा, हमारे स्वामी के लिए उतना ही अच्छा होगा, है ना? गुक्शियू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। मुझे डर है कि वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। कियानहू के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तो क्या हुआ अगर वह ऐसा करता है? क्या वह हमारे मालिक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? गुक्शियू को यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। सच। इस बीच यांग जुबान चुप रही, जैसे उसने उनकी बात नहीं सुनी हो। यांग जुबान से नक्शा प्राप्त करने के बाद यांग ये एक पल भी अधिक नहीं रुके और जितनी जल्दी हो सका स्वर्ग शून्य महाद्वीप छोड़ दिया। यांग ये के शहर से बाहर निकलते ही शहर के अंदर से एक आदमी मुस्कुराया। वह यांग कबीले का चौथा युवा गुरु यांग था। जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, यांग रू ने अपने फोल्डिंग पंखे को हल्के से हिलाया और कहा, सातवें भाई, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूं। तुम उसे मार सकते हो या नहीं, यह तुम पर और लू कबीले के उत्तराधिकारी पर निर्भर करेगा। यांग रू ने बात खत्म करते ही पलटकर वहीं गायब हो गया। बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद यांग ये ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर उसने अपना दाहिना पैर नीचे टैप किया और एक प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया जो बाईं ओर गायब हो गई। लू कबीला स्काईफायर सिस्टम में स्थित था। यह यांग कबीले से काफी दूर था और यहां तक एक जैनित दायरे के विशेषज्ञ को भी यांग कबीले से वहां तक में 2 दिन और 2 रातें लग जाती। यांग यी ने यात्रा करते समय अपनी गहन ऊर्जा को संरक्षित नहीं किया तथा अपनी गति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया। प्रकाश की एक किरण असीम तारों वाले आकाश में चमकते हुए एक उल्कापिंड की तरह प्रतीत हो रही थी और उसके पीछे एक बहुत लंबी स्थानिक दरार रह गई थी। स्काईफायर सिस्टम। स्काईफायर महाद्वीप लू कबीले की मुख्य दुनिया थी और यह लू कबीले का मुख्यालय था। स्काईफायर सिटी लू कबीले के तहत सबसे व्यस्त शहर था और यह स्काईफायर महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था। इस समय इसका प्रवेश द्वार सामान्य से कहीं ज्यादा व्यस्त था क्योंकि एक युवक इसके प्रवेश द्वार से लटका हुआ था। यह लू लिगे था। लू कबीले के सदस्य स्वाभाविक रूप से जानते थे कि लू लीज कौन था, या यह कहा जाना चाहिए कि लू लीज लू कबीले में थोड़ा प्रसिद्ध था। आखिरकार उसने लू कबीले पर भरोसा किए बिना पुनर्जन्म क्षेत्र में साधना की थी और उसकी कृपाण की मंशा रिटर्नल रैंक पर थी। वास्तव में लू कबीले के कई लोग उसके प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस करते थे और यह इस हद तक भी था कि लू कबीले के उच्च पदस्थ लोग उसे कबीले में वापस स्वीकार करने के इच्छुक थे। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लू लिगे ने लू कबीले के उत्तराधिकारी लू युवानजान को नाराज कर दिया था।
हालांकि लू लिगे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह लू युवानजान से बहुत कमतर था। क्योंकि लू युवानजान ज़ेनिथ दायरे में था और वह मिल्की वे रैंकिंग में 17वें स्थान पर भी था। 17वां। यह एक बहुत ही भयानक संख्या थी। मिल्की वे सिस्टम के मध्यम ब्रह्मांड में लाखों और अरबों प्रतिभाशाली लोग थे, इसलिए उनमें से 17वें स्थान पर रैंक किया जाना यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उनकी क्षमता और ताकत कितनी भयानक थी। लू कबीले का उत्तराधिकारी लू कबीले का अगला कुलपति था, इसलिए लू कबीला निश्चित रूप से अपने भावी कुलपति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शहर के प्रवेश द्वार पर एक आदमी दिखाई दिया। वह यांग जिंग था। यांग जिंग ने लू लिगे की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि यांग ये आपको बचाने आएगा? लू लिगे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने यांग जिंग की तरफ देखा। कमीने, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। बकवास क्यों कर रहे हो? यांग जिंग के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम्हारा स्वभाव बहुत गुस्सैल है। हालांकि यह बेकार है। जहां तक मरने की तुम्हारी इच्छा का सवाल है, चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से मरोगे। हालांकि तुम्हें पहले यांग ये को मरते हुए देखना होगा। तुम तभी मर सकते हो जब वह मर जाए। बेशक, अगर वह नहीं आता है तो मैं तुम्हें सबसे पहले नर्क भेजूंगा। भाई जिंग, क्या यांग ये सचमुच आएगा? अचानक दूर से एक आवाज आई और शहर के प्रवेश द्वार पर कढ़ाईदार लबादा पहने एक आदमी को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह लू वंश का उत्तराधिकारी लू युवानजान था। यांग जिंग ने उसे देखा। भाई युवानजान, आज जो हो रहा है उसे अनदेखा करो। मैं इससे खुद ही निपट सकता हूँ। लू युवानजान स्पष्ट रूप से नाखुश था। भाई जिंग, यह सुनकर मुझे दुख हुआ। भले ही हम खून के रिश्ते से जुड़े नहीं हैं, लेकिन हम भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब हैं। आपका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। यांग जिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं इस तथ्य से बहुत प्रभावित हूं कि आप मुझे लूलीगे देने के लिए तैयार थे। मैं गंभीर हूं। भाई युवानजान, इस मामले में हस्तक्षेप न करें ताकि आपके कबीले के बुरे लोगों के लिए परेशानी पैदा न हो। लू युवानजान ने ठंडे स्वर में कहा, बस उन बुरे लोगों को नजरअंदाज करो। भाई जिंग, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो मैं उस राक्षस जानवर के हाथों मर जाता। इसलिए चिंता मत करो। मैं यांग कबीले में उत्तराधिकारी का पद हासिल करने में तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। यांग जिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह अपने दिल में ठंडी हंसी हंस रहा था। उसे कैसे पता नहीं चल पाया कि लू युवानजान के पास उसकी मदद करने के लिए दूसरे कारण भी थे। उसे लू युवानजान की सहायता की जरूरत थी और लू युवानजान को भी उसकी सहायता की जरूरत थी। क्योंकि लू कबीले में उत्तराधिकारी का पद स्थायी पद नहीं था। जब तक लू कबीले के अन्य युवा स्वामी प्रमुखता प्राप्त करते रहेंगे, तब तक यह बहुत संभव था कि वे उसे हरा देंगे। इसलिए लू युवानजान लू कबीले में सीढ़ी के शीर्ष पर बैठा था और उसे लू कबीले के बाहर से शक्तिशाली सहायता की आवश्यकता थी। वे एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। इन युवा स्वामियों की तो बात ही छोड़िए, 8 कुलों ने भी एक दूसरे के बीच ऐसा ही किया। लू युवानजान ने यांग जिंग की बात सुनकर थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने लू लीगे को देखा। लू लीगे, कहने की जरूरत नहीं है, तुम वाकई असाधारण हो। हालांकि तुम मूर्ख भी हो। तुमने वास्तव में लू कबीले में लौटने की हिम्मत की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कबीला तुम्हें वापस चाहता है? वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तुम सपना देख रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि कबीला बहुत पहले से तुम्हें मारना चाहता था? क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा हर कदम कबीले के मुंह पर तमाचा है। तो क्या अब तुम्हें समझ में आया? लू लिगे के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। वास्तव में मेरी वृद्धि कबीले के लिए शर्मिंदगी की बात है। हाँ, लू युवानजान ने ठंडी मुस्कान दी और फिर वह यांग जिंग की ओर देखने लगा। भाई जिंग, क्या आपको लगता है कि यांग ये आएगा? यांग जिंग ने उदासीनता से कहा, मेरी जांच के आधार पर उसे आना चाहिए। लू युवानजान ने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने सुना है कि उसके साथ एक महिला है और वह बहुत मजबूत है। यांग जिंग मुस्कुराई। चिंता मत करो, उससे निपटने के लिए कोई होगा। लू युवानजान ने यांग जिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आपने पर्याप्त तैयारी कर ली है। बेशक, यांग जिंग मुस्कुराया। मैं यांग यान की गलतियों को दोहराने से इनकार करता हूँ। लू युवानजान मुस्कुराया। अच्छा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यांग जिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। धन्यवाद। लू युवानजान मुस्कुराया और फिर वह लू लिगे की ओर देखने लगा। तो चलिए इंतजार करते हैं। समय बीतता गया। देखते ही देखते एक दिन बीत गया, लेकिन यांग ये अभी तक नहीं आया था। दोपहर। लू युवानजान ने यांग जिंग को देखा और मुस्कुराया। भाई जिंग, ऐसा लगता है कि आपका चचेरा भाई नहीं आ रहा है। यांग जिंग ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि वह जल्दबाजी में काम करता है, लेकिन वह हर चीज के बारे में सोचता है। बोलते हुए उसने लू लीज की ओर देखा। लू लीज, अब तुम अपंग हो गए हो। तुम्हारे लिए जीना दुख है। चूंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मैं एक अच्छा काम करूंगा और तुम्हें विदा करूंगा।
इंतजार। अचानक लू युवानजान ने लू लिगे की ओर देखा और मुस्कुराया। लू लिगे, क्या आपको यांग ये की मदद करने का अफसोस है? लू लिगे ने लू युवानजान को देखा। मैं अपने दिल से दोस्ती करता हूँ, इसलिए इसका पछतावे से कोई लेना देना नहीं है। अगर वह आता है तो मैं खुश रहूंगा, अगर वह नहीं आता है तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह एक दिन मुझसे जरूर बदला लेगा। इसके अलावा अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारा सिर घुमाकर उसे अपना चैम्बर पॉट बना लूंगा। लू युवानजान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने यह बात कही, वह हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक हवा में रोशनी की एक किरण चमकी। उसे जमीन पर उतरने में ज्यादा समय नहीं लगा और रोशनी बिखर गई और एक आदमी की आकृति सामने आई। यह निश्चित रूप से यांग यी था। यांग ये धीरे धीरे यांग जिंग की दिशा में चलते हुए बोला, यांग जिंग, क्या आपने अपने पूरे परिवार के लिए ताबूत तैयार कर लिए हैं? यांग जिंग के चेहरे पर तुरंत एक क्रूर अभिव्यक्ति उभर आई जब उसने यांग ये की बात सुनी। यांग ये, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुमने यहाँ आने से पहले अपने लिए ताबूत तैयार किया था? यांग ये। अनगिनत लोग यांग ये को देख रहे थे। वे यांग ये के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। आखिरकार वह पहले मिल्की वे सिस्टम में नहीं गया था। हालांकि वे जानते थे कि वह यांग कबीले के युवा गुरुओं में से एक था। यह यांग कबीले के युवा स्वामियों के बीच लड़ाई थी। यांग ये रुक गया और शहर की दीवार पर लू लिगे की आकृति को देखने लगा, और लू लिगे को देखते ही उसका चेहरा तुरंत उतर गया। यह सब मेरी गलती है। लू लीज ने यांग यी को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। दोस्त किस लिए होते हैं? वे एक दूसरे द्वारा नीचे खींचे जाने के लिए होते हैं। अगर हम एक दूसरे को इस तरह नीचे नहीं खींचते तो क्या हम अभी भी दोस्त होते? बस मौजूदा स्थिति को देखो, क्या मैंने तुम्हें भी अपने साथ नीचे नहीं खींचा है? इसलिए ऐसी बकवास मत करो। बस जल्दी करो और उनसे निपटो, और फिर मुझे यहाँ से नीचे उतारो। यहाँ फंसे रहना बहुत बुरा लगता है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। बोलते हुए उसने यांग जिंग की ओर देखा। क्या तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते थे? आओ, मैं अब यहाँ हूँ। क्या तुम मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हो, या क्या तुम उन लोगों को बुलाने की योजना बना रहे हो जो तुम्हारा समर्थन करते हैं और मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हो? यांग जिंग बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम एक काय की तरह दिखते हो जो मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आओ, अपने पास मौजूद सभी लोगों को बुलाओ। चलो, समय बर्बाद नहीं करते। मैं तुमसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। यांग जिंग की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। यांग ये, तुम्हें लगता है कि तुम बेजोड़ हो? अगर वह महिला नहीं होती तो तुम यांग जू और यांग यान के हाथों मर जाते। हास्यास्पद बात यह है कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत दुर्जय हो। जहां तक मेरा सवाल है, तुम सिर्फ एक बेकार का टुकड़ा हो जो एक महिला पर निर्भर है। यांग ये ने कंधे उचकाए। किसी महिला पर भरोसा कर पाना एक तरह की योग्यता है। अगर तुम कर सकती हो तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती? यांग जिंग के मुंह के कोनों पर उपहास की लकीरें उभर आईं। कचरा। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और यांग जिंग को देखा। क्या तुम एक औरत की तरह शोर नहीं मचा सकती? क्या तुम एक एक करके लड़ना चाहती हो या मुझ पर हमला करना चाहती हो? अगर यह आमने सामने की लड़ाई है तो आओ, चलो अभी शुरू करते हैं और मरते दम तक लड़ते हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो अपने पास मौजूद सभी लोगों को बुलाओ और मैं तुम सभी से अकेले ही लड़ूंगी। ठीक है, सब कुछ अपने दम पर। यह तो बहुत ही ज्यादा भारी था। हर कोई यांग ये को देख रहा था। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यांग जिंग पूरी तरह से प्रभावशाली होने में विफल रहा था। एक पर एक। यांग जिंग जोर से हंसा। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे एक पर एक लड़ूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी हथेली घुमाई और एक बैंगनी चक्र उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। जब वह हमला करने वाला था, तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी की बाईं छाती पर एक छोटा सा कढ़ाई किया हुआ था। अनुशासन हॉल से एक बुजुर्ग। बूढ़े आदमी ने यांग ये और यांग जिंग की ओर देखा। उत्तराधिकार की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। तुम दोनों। इस बीच यांग जिंग ने अचानक कहा, यह हमारे बीच का निजी मामला है। हम इसे खुद ही निपटा लेंगे और स्वर्ग तय करेगा कि कौन बचता है। यांग ये ने सिर हिलाया। वह बिल्कुल सही कह रहा है। यह हमारा निजी मामला है, इसलिए अनुशासन हॉल को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी मर जाए, आपके अनुशासन हॉल को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। बूढ़े आदमी ने यांग यी की ओर देखा, काफी देर तक चुप रहा, और फिर सिर हिलाया। जैसा तुम चाहो करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप वहीं गायब हो गया। एक बार जब बूढ़ा आदमी गायब हो गया, यांग जिंग ने यांग ये को देखा। आज मैं तुम्हें यह एहसास कराऊंगा कि तुम उस महिला के बिना कुछ भी नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में पकड़ा हुआ पहिया बिजली की तरह आगे की ओर बढ़ गया और उसके प्रभाव से अंतरिक्ष कांप उठा। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया।
15 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। जब उसकी शारीरिक साधना में सुधार होकर जेनिथ दायरे तक पहुंच गया, तो वह 15 हेवन रेंज को ओवरलैप करने में सक्षम हो गया। जैसे ही उसकी तलवार की ऊर्जा आगे बढ़ी, उसके आसपास का स्थान तुरंत हिल गया, और फिर यांग जिंग का पहिया उड़ गया। हालांकि उसमें से अचानक 3 छोटे मुट्ठी के आकार के पहिए निकले, और वे तुरंत यांग ये की ओर बढ़ गए। वे बहुत तेज थे, बहुत तेज। यांग यी की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। उसने अपनी कलाई को थोड़ा सा हिलाया और तलवार की ऊर्जा की 3 किरणें तुरंत आगे की ओर निकल पड़ीं। बैंग बैंग बैंग, 3 विस्फोट हुए और वे छोटे पहिए भी उड़ गए। अचानक यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और वार किया। झनकार, टक्कर की स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज उठी, और फिर यांग यी को 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही उसने खुद को रोका, ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने अपनी तलवार उठाई और उसे एक बार फिर घुमाया। झनकार, एक बार फिर टक्कर की स्पष्ट और गूंजती आवाज आई, और फिर यांग यी को 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। एक छुपा हुआ हथियार। यांग ये आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग जिंग वास्तव में एक छिपे हुए हथियार का उपयोग करेगा, और यांग जिंग का एक हथियार का उपयोग करने का कौशल वास्तव में बहुत उत्कृष्ट था। अचानक चांदी की रोशनी की कुछ किरणें चमक उठीं। उनमें से हर एक बैल के बाल की तरह पतली थी, और उन्हें नंगी आंखों से देख पाना बिल्कुल असंभव था। उन्हें समझो, उसके पास उन्हें महसूस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग यी एक पल के लिए चुप हो गया, और फिर उसके भीतर से भयावह इरादे की एक लहर विस्फोटक रूप से बाहर निकली। टकराना। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे चांदी की रोशनी की 3 किरणों ने उड़ा दिया, लेकिन चांदी की रोशनी की वे किरणें भी बिखर गईं। उसके बाद 3 महीन चांदी की सुइयां हवा से नीचे गिरीं। अचानक यांग जिंग वहीं गायब हो गया, और फिर यांग ये के सामने ठंडी रोशनी की एक किरण प्रकट हुई। यांग ये ने अपनी तलवार निकालने और वार करने में संकोच नहीं किया। टकराना। एक काली छाया तुरंत 300 मीटर दूर तक फैल गई। यह यांग जिंग की आकृति थी। हालांकि जब यांग जिंग की आकृति पीछे की ओर बढ़ रही थी, तो चांदी की रोशनी की कुछ और किरणें बिजली की महीन बोल्ट की तरह चमक उठीं। इस बार यांग ये ने अपनी तलवार नहीं घुमाई। उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया, जो आगे की ओर बढ़ी। बैंग बैंग, चांदी की रोशनी की किरणें अलग हो गईं, और यांग ये को यांग जिंग से पहले पहुंचने में बस एक पल लगा। यांग जिंग की आंखों में एक निर्दयी चमक चमक उठी जब उसने अपने दोनों हाथ हिलाए। एक पल में उसकी हथेली से चांदी की रोशनी की अनगिनत किरणें निकलीं और तुरंत यांग ये को घेर लिया। जिस समय चांदी की रोशनी की वे किरणें प्रकट हुईं, उसी समय तलवार की चीख गूंज उठी, और फिर तलवार की ऊर्जा की अनगिनत किरणें चांदी की रोशनी को भेदती हुई बाहर निकलीं। गड़गड़ाहट, अनेक विस्फोट लगातार गूंजते रहे। अचानक प्रकाश की एक किरण निकली और यांग जिंग के सामने आ पहुंची। यांग जिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जाहिर है, उसने यांग ये की ताकत को कम करके आंका था। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, और उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे उसकी हथेली से एक पहिया चमक उठा। टकराना। तलवार की ऊर्जा और चक्र आपस में टकरा गए। वहां का स्थान हिंसक रूप से हिल गया, जबकि यांग जिंग की आकृति 1 किलोमीटर से अधिक दूर तक उड़ गई। जैसे ही यांग जिंग की आकृति ने हिलना बंद किया, तुरंत ही प्रकाश की एक और किरण उसके सामने आ गई। टकराना। यांग जिंग को फिर से 1 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया। लेकिन इस बार यांग ये ने अपना हमला जारी नहीं रखा, और वह पलटकर लू लिगे की दिशा में गोली चला दी। वह यहां हत्या करने नहीं आया था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य लू लीज को बचाना था। हत्या करना ही वह काम था जो वह उसी समय करना चाहता था। हालांकि वह अभी लू लिगे के सामने भी नहीं पहुंचा था कि बाईं ओर से नीली रोशनी की एक किरण उसकी ओर आई। जब यांग यी ने यह देखा तो उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी, और फिर उसने पलटकर अपनी तलवार घुमाई। टकराना। प्रकाश की नीली किरण टुकड़ों में बिखर गई, और टक्कर के बल से यांग ये 30 मीटर दूर जा गिरा। यांग ये ने मुड़कर देखा, और उसने देखा कि उसके पास ही एक आदमी दिखाई दिया था। वह लू युवानजान था। लू युवानजान ने हंसते हुए कहा, युवा मास्टर, ये भाई जिंग के साथ आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यांग ये ने लू युवानजान की ओर देखा, और आप? लू युवानजान मुस्कुराया, लू कबीले के उत्तराधिकारी, लू युवानजान। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया, तुम ही हो जिसने उसके डेंटियन को अपंग बना दिया, है ना? लू युवानजान ने सिर हिलाया, वास्तव में? क्या आप उसका बदला लेना चाहते हैं? यांग ये ने लू युवानजान की दिशा में धीरे धीरे चलना शुरू किया। यही मैं करना चाहता हूं, और यही मैं करने के बारे में सोच रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं इसे अभी करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप वहीं गायब हो गया। लू युवानजान के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, और फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटकी, नीली रोशनी उसकी मुट्ठी पर चमक उठी। टकराना। एक धमाका हुआ, और फिर यांग यी को 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया।
लू युवानजान के लिए वह केवल 30 मीटर से भी कम दूरी पर धकेल दिया गया। इस बीच यांग ये एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो आगे की ओर बढ़ी। लू युवानजान की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और वह हमला करने ही वाला था। हालांकि यांग ये अचानक मौके पर ही गायब हो गया और फिर यांग जिंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, क्योंकि उसके पीछे की परछाई अचानक हिल गई थी और फिर उसके पीछे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। इस समय सभी लोग एक समझौते पर पहुंच गए। यांग ये ने केवल लू युवानजान का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए किया था और उसका लक्ष्य यांग जिंग था। टकराना। अचानक एक विस्फोट हुआ और फिर यांग जिंग के पीछे की रोशनी की किरण बिखर गई। उसी समय यांग जिंग के पीछे से एक आकृति को पीछे की ओर धकेला गया और वह आकृति 300 मीटर से अधिक दूर तक धकेली गई, फिर रुक गई। यह यांग ये था। यांग ये ने यांग जिंग की ओर देखा और यांग जिंग के बगल में एक काली छाया थी। यांग जिंग अचानक हंसने लगी। यांग ये, उस दिन तुम्हारे अंधेरे के नियम बिल्कुल चौंकाने वाले थे, तो मैं इसके खिलाफ सावधानी कैसे नहीं बरत सकती थी। अब क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है, भाई? इस बीच लू लिगे ने अचानक कहा, तुम यह कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो भाग जाओ। भविष्य में बस मुझसे बदला लेना। भागो। यांग जिंग के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। वह आज नहीं जा पाएगा। बोलते हुए यांग जिंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर उसके चारों ओर 3 रक्त कठपुतलियां प्रकट हुईं। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने रक्त कठपुतलियों को देखा। वे रक्त कठपुतलियों से अलग थे जो यांग ये के पास थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और वे कम से कम हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञों के बराबर थे। इसके अलावा वे साधारण हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञों से बेहतर थे। अचानक आन नानजिंग यांग यी के पास प्रकट हुई। जैसे ही वह प्रकट हुई, शहर के भीतर से बिजली की तरह एक चांदी की रोशनी की किरण निकली और वह तुरंत उसके सामने आ गई। एन नानजिंग ने अपनी हथेली को पलटा, स्काई स्प्लिट को वापस खींच लिया और फिर तेजी से उसे आगे की ओर धकेल दिया। झनकार। एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ और फिर नानजिंग को 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। इस बीच किसी ने कहा, वह मिल्की वे रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। मिंग मो, युवा भाला देवता। यांग ये ने देखा कि एक आदमी सफेद लबादा पहने हुए था। वह आदमी लगभग 25 साल का लग रहा था और उसके बाल सफेद दुपट्टे से उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे। इसके अलावा वह एक चांदी का भाला पकड़े हुए था। मिंग मो, आकाशगंगा रैंकिंग में 10वां स्थान। मिंग मो यांग यी की दिशा में आगे बढ़ा और उससे ज्यादा दूर नहीं रुका। उसने यांग जिंग की तरफ देखा और पूछा, तुम किसे मरवाना चाहते हो? यांग जिंग ने हंसते हुए कहा, चचेरे भाई, तुम सचमुच आए? मिंग मो ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ की खातिर एक बार तुम्हारी मदद करूंगा। यांग जिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और एन नानजिंग को देखा, चचेरे भाई, बस उसे मेरे लिए व्यस्त रखो। बेशक, अगर तुम उसे मार सकते हो तो यह और भी बेहतर होगा। हालांकि उसे कम मत समझो, उसके पास 6 तरह के इरादे हैं। मिंग मो ने एन नानजिंग की ओर देखा। वह एन नानजिंग है जिसने पुनर्जन्म क्षेत्र में रहते हुए आपके यांग कबीले से एक अर्धचरण सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ को दबा दिया था। यांग जिंग ने सिर हिलाया, हाँ। मिंग मो ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं बस उसकी ताकत देखना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया और साथ ही हवा में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। नानजिंग ने थोड़ा सा मुंह से कुढ़ा और फिर स्काई स्प्लिट बिजली की तरह आगे बढ़ी। झनकार। एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और फिर एन नानजिंग और मिंग मो दोनों बार बार पीछे की ओर बढ़े। मिंग मो ने 300 मीटर पीछे जाने के बाद खुद को रोक लिया और एन नानजिंग 600 मीटर पीछे चला गया था। हालांकि यांग जिंग और अन्य लोगों ने गंभीर भाव प्रकट किए क्योंकि मिंग मो एक जेनिथ दायरे का विशेषज्ञ था। नानजिंग अभी पुनर्जन्म क्षेत्र में था। मिंग मो की आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया, बुरा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे मध्यम ब्रह्मांड में एक और असाधारण राक्षसी प्रतिभा दिखाई देगी। दुर्भाग्य से आपकी साधना बहुत कम है, अन्यथा मैं आपके सामने असहाय हो जाऊंगा। बोलते समय उसने अपना दाहिना पैर नीचे की ओर पटका और वह चांदी की बिजली की तरह चमकने लगा। जब वह नानजिंग से 3 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचा तो उसने तेजी से अपना भाला आगे की ओर मारा और उसके भाले की नोक से एक अलौकिक चांदी का ड्रैगन निकला। एन नानजिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना शरीर थोड़ा बगल की ओर घुमाया, अपने दाहिने पैर को हल्के से जमीन पर दबाया और फिर जमीन से धक्का दिया। उसका शरीर तुरंत धनुष की डोरी से छूटे तीर की तरह आगे की ओर उछला। स्काई स्प्लिट उस अलौकिक ड्रैगन के सिर से टकराया जो मिंग मो के चांदी के भाले के सामने प्रकट हुआ था। टकराना। दरार। जैसे ही वे टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और फिर अंतरिक्ष फट गया। जहां तक एन नानजिंग और मिंग मो का सवाल है, वे पीछे की ओर विस्फोट से उड़ गए। उन्हें 3 किलोमीटर तक धकेला गया, तब जाकर वे खुद को रोक पाए। यांग ये ने मिंग मो की ओर देखा और फिर उसने एन नानजिंग की ओर देखा जो हमला करने वाला था। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? उसने थोड़ा सिर हिलाया, मैं कर सकती हूँ। यांग ये ने सिर हिलाया, उसे व्यस्त रखो।
मैं एक पल में काम पूरा कर लूंगा। ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई जो बिजली की तरह आगे बढ़ी, और मिंगमो का आकार भी उसी स्थान पर गायब हो गया। उन्हें युद्ध में उलझने में बस एक क्षण ही लगा। जब उसने देखा कि आन नानजिंग और मिंगमो बराबरी के हैं, तो यांग ये ने पलटकर यांग जिंग और लू युवानजान को देखा। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की, और वह बस मौके पर ही गायब हो गया। वह यांग जिंग के सामने था जब उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई, और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। 16 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। इस बार उसने खुद को रोकना बंद कर दिया, और उसने अपने भीतर दानव भगवान की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और अपनी तलवार की मंशा और वध की मंशा दोनों को मुक्त कर दिया। टकराना। यांग जिंग और लू युवानजान के चारों ओर का स्थान तुरंत खुल गया, और उसके हमले से उत्पन्न शक्तिशाली बल ने आसपास के सभी दर्शकों को पीछे धकेल दिया। दर्शक इससे स्तब्ध रह गए और शीघ्रता से युद्ध क्षेत्र से भाग गए। यह देखकर यांग जिंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये इतना ताकतवर होगा। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, और उसने जल्दी से पहिया वापस खींच लिया और उसे अपने सामने उठा लिया। टकराना। एक धमाका हुआ और यांग जिंग का पहिया फटकर अलग हो गया। यांग जिंग की आकृति के लिए यांग ये के हमले की शक्तिशाली ताकत ने उसे 3 किलोमीटर दूर धकेल दिया। ठीक जब यांग ये ने एक और हमला करने का इरादा किया, तो 3 रक्त कठपुतलियां यांग ये के सामने प्रकट हुईं, और फिर 3 शक्तिशाली आभाएं उस पर टूट पड़ीं। यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर नीचे पटका, और फिर वह एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो उसी स्थान पर गायब हो गई और यांग जिंग के पीछे प्रकट हुई। हालांकि जब वह यांग जिंग के पीछे आया, तो यांग जिंग के बगल में एक काली छाया दिखाई दी, और फिर एक खंजर यांग ये के गले की ओर बढ़ा। इस बार यांग ये को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने काली छाया दिखाई देते ही अचानक अपनी तलवार की दिशा बदल दी, और उसकी तलवार जो यांग जिंग की ओर वार कर रही थी, काली छाया की ओर वार नहीं कर रही थी। यांग ये के सामने खड़ी आकृति ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये इस तरह अपना लक्ष्य बदल देगा, और वह अचंभित रह गया। उसके पास यांग ये की तलवार पर जल्दी से अपना खंजर घुमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झनकार। धातु के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, और फिर काली छाया 1 किमी दूर चली गई। जैसे ही उसने काली छाया को उड़ा दिया, यांग ये ने तुरंत अपनी तलवार म्यान में डाली, घूमा, और यांग जिंग पर वार किया। 16 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। 16 ओवरलैप्ड हेवन रेंज जो वध इरादे और तलवार इरादे से बढ़ाए गए थे। यांग जिंग के चेहरे पर अचानक से तब बदलाव आया जब उसने महसूस किया कि यांग ये का हमला कितना भयानक था। उसने तेजी से अपनी हथेलियां घुमाईं, और उसके शरीर से चांदी की रोशनी की अनगिनत किरणें एक अभेद्य जाल की तरह बाहर निकलीं। उन्होंने तुरंत उसे और यांग ये दोनों को घेर लिया। हालांकि जैसे ही वे यांग ये की तलवार की ऊर्जा से टकराए, वे गर्म तेल में गिरती बर्फ की तरह लगे, और वे तुरंत नष्ट हो गए। टकराना। यांग जिंग की आकृति के 1 किलोमीटर दूर तक विस्फोट हुआ। जिस समय उसकी आकृति उड़ी, उसी समय उसका एक हाथ हवा में उड़ गया, और उसने खुद को रोकने के बाद कई बार खून थूका। हालांकि यांग ये अचानक उसके पीछे आ गया था, और यह देखकर यांग जिंग की अभिव्यक्ति एक बार फिर से नाटकीय रूप से बदल गई। वह जवाबी हमला करने वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तलवार ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, लेकिन यह कुछ सेंटीमीटर अंदर घुसने के बाद रुक गई थी। इस समय यांग जिंग का शरीर अकड़ गया, और वह 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इस बीच 3 रक्त कठपुतलियां जो यांग यी पर हमला कर रही थीं, रुक गईं, और क्षेत्र में तुरंत शांति छा गई। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये की ताकत इतनी भयानक होगी कि वह यांग जिंग को इतने कम समय में पकड़ लेगी। लू युवानजान को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जहां तक उसका सवाल था, भले ही यांग जिंग यांग ये के मुकाबले में न हो, लेकिन उनके बीच का अंतर निश्चित रूप से बहुत बड़ा नहीं था। हालांकि स्थिति के तथ्यों ने उसे बताया कि यांग ये और यांग जिंग के बीच का अंतर छोटा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था। खास तौर पर यांग ये के अंधेरे के नियम। यहां तक वह भी इससे बेहद डरता था, क्योंकि जब यांग ये अंधेरे के नियमों का इस्तेमाल करता था तो एक जेनिथ दायरे का विशेषज्ञ भी उसकी गति के खिलाफ सावधानी नहीं बरत सकता था। अंधेरे के नियमों के अलावा जो जेनिथ रैंक पर था, यांग ये की हत्या की मंशा और तलवार की मंशा भी बेहद भयानक थी। संक्षेप में, यांग ये की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यांग ये ने थोड़ी ताकत लगाई, और उसकी तलवार ने तुरंत यांग जिंग में कुछ सेंटीमीटर गहराई तक वार किया। उसे लू लिगे को छोड़ने के लिए कहो। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, समझे। यांग जिंग के हाव भाव बार बार बदल रहे थे। अंत में उसने धीमी आवाज में कहा, पहले मुझे छोड़ो। अचानक एक प्रकाश की किरण चमकी। अनुभव करना। यांग जिंग का दूसरा हाथ हवा में उड़ गया। हालांकि उसने कोई तीखी चीख नहीं निकाली, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भद्दा था। इस बीच यांग ये ने एक बार फिर कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कहा था कि उसे लू लिगे को रिहा करने के लिए कहो। यांग जिंग कुछ देर के लिए चुप हो गया, और फिर उसने लू युवानजान को देखा। लू युवानजान की अभिव्यक्ति एक पल के लिए बदल गई, और फिर वह अचानक लू लिगे के पास गया।
उसने अपना दाहिना हाथ लूलिगे के सिर पर रखा और कहा, भाई जिंग को छोड़ दो या मैं अभी उसका सिर ले लूंगा। यांग जिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, यांग जिंग को मार डालो या मैं अभी लूलिगे का सिर फोड़ दूंगा। समझे? यांग ये ने लू युवानजान की बात सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसे यह बात समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। लू युवानजान चाहता था कि यांग जिंग और वह मौत तक लड़ें। अगर उसने यांग जिंग को मार दिया तो यांग जिंग के पक्ष के अन्य लोग निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। इसलिए अगर उसने ऐसे समय में यांग जिंग को मार दिया तो वे निश्चित रूप से तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह मर नहीं जाता। अचानक लू युवानजान की आवाज फिर से यांग ये के सिर में गूंजी, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने यांग जिंग को नहीं मारा तो मैं लू लिगे को अभी मार दूंगा। 3। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसकी तलवार अचानक यांग जिंग के पेट में घुस गई। एक पल में यांग जिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उनमें से रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली, अपना दाहिना हाथ हिलाया और लू युवानजान को देखने से पहले यांग जिंग की रक्त कठपुतलियों को आदिकालीन शिवालय में रख दिया। लू युवानजान ने यह देखा तो अचानक हंसने लगा, हा हा, भाई एक दूसरे को मार रहे हैं, हा हा हा। अचानक शहर के अंदर से आवाज गूंजी, सातवें भाई। जैसे ही आवाज गूंजनी बंद हुई, एक आदमी गांव से बाहर निकला और यांग ये से ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। यह यांग कबीले का चौथा युवा गुरु यांगरू था। इस समय डक और क्रोध यांगरू की आंखों में भर गया। सातवें भाई, मैं बहुत देर हो चुकी थी, मैं बहुत देर हो चुकी थी। बोलते हुए उसने यांग ये को देखा, यांग ये, तुम कितने निर्दयी हो, तुमने वास्तव में इस तथ्य की अवहेलना की कि हम भाई हैं। तुम। अचानक यांग ये ने यांगरू को बीच में रोका और कहा, मुझे लगता था कि मैं बेशर्म हूं, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। यांग ये की आवाज सुनकर यांगरू का चेहरा सामान्य हो गया। कुछ सांसें बीतने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, युवा मास्टर ये, यांग जिंग के पिता और दादा के आने का इंतजार करो, मैं पहले निकल जाऊंगा। चौथे भाई, आप ऐसे ही जा रहे हैं? अचानक एक आवाज गूंजी और फिर यांग जिंग यांग ये से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया। बेशक यह केवल उसकी आत्मा थी। यांगरू की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत भद्दी हो गई जब उसने यांग जिंग को देखा। इस बीच यांग ये अचानक बोल पड़ा, मैंने पर्याप्त जोर से वार नहीं किया, इसलिए इसे उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई। ओह माय, तुम्हारा चेहरा इतना भद्दा क्यों है? क्या मैंने तुम्हारी योजनाएं बिगाड़ दी? काश मैंने निश्चित रूप से तुम्हारी योजनाएं बिगाड़ दी होती, नहीं तो तुम्हारा चेहरा इतना भद्दा नहीं होता, है ना? यांग ये ने अचानक कंधे उचकाए और आगे कहा, लेकिन यह मेरी समस्या नहीं है। यांगरू का चेहरा पूरी तरह उदास था। उसने खुद को तभी दिखाया था जब उसने यांग ये को यांग जिंग को मारते देखा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये ने यांग जिंग के शरीर को नष्ट कर दिया था और यांग जिंग की आत्मा को बचा लिया था। जब तक यांग जिंग की आत्मा अभी भी जीवित थी, वह मरा नहीं था। क्योंकि यांग कबीले के लिए यांग जिंग को उसके शरीर के पुनर्निर्माण में मदद करना बिल्कुल आसान था। चूंकि यांग जिंग मरा नहीं था, इसलिए यांग जिंग के पक्ष को यांग ये के पक्ष से लड़ाने की उसकी योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसके अलावा उसका पुराना सहयोगी यांग जिंग अब निश्चित रूप से उससे बहुत नफरत करेगा। उसे तो बिल्कुल ही दोहरा नुकसान हुआ। यांगरू ने यांग ये को बहुत देर तक घूरा और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया, वे कहते हैं कि तुम सिर्फ ताकतवर हो और दिमाग नहीं है, और तुम अपने चरित्र के आधार पर काम करते हो। लगता है हम सब गलत हैं। 10वें भाई ये, तुम बाहर से जल्दबाज लगते हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत तेज हो। यांग ये ने उदासीनता से कहा, मैं बस इस्तेमाल नहीं होना चाहती। वह यांग जिंग को मारना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। अगर वह यांग जिंग को मार देता तो उसे यकीन था कि यांग जिंग का परिवार और समर्थक निश्चित रूप से उसे मारने पर आमादा हो जाएंगे। हालांकि उसे इस बात का डर नहीं था, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम करना जरूरी नहीं था। जब तक वह यांग जिंग को नहीं मारता, उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यांग जिंग यांगरू से बदला लेगा। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए देखने के लिए तैयार था। हालांकि वह नहीं चाहता था कि यांग जिंग इतनी आसानी से छूट जाए, इसलिए उसने यांग जिंग के शरीर को नष्ट कर दिया। यांग जिंग ने यांगरू को ठंडी निगाहों से देखा, चौथे भाई, तुम कितनी चालाकी से जाल बिछा रहे हो। तुम्हारे जाल की श्रृंखला अद्भुत थी। यांगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। 7वें भाई, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मुझ पर फेंक दो, मैं बस उससे निपट लूंगा। बोलते हुए उसने लू लिगे की ओर देखा, उसे मार डालो। जैसे ही उसने यांगरू को सुना, लू युवानजान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और लू लिगे पर पटक दिया। अचानक यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो लू युवानजान की ओर बढ़ा।
हालांकि एक तह पंखा जो सफेद रोशनी से ढका हुआ था अचानक यांग ये के पीछे दिखाई दिया। जहां भी वह गुजरा अंतरिक्ष तुरंत फट गया और टुकड़ों में कट गया। यांग ये का चेहरा उतर गया जब उसने महसूस किया कि पीछे से एक फोल्डिंग पंखा उसकी ओर आ रहा है। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि अगर उसने इसे रोकने की कोशिश की तो लू लीगे निश्चित रूप से मर जाएगा। टक्कर से लू युवानजान तुरंत पीछे की ओर गिर गया, लेकिन यांग रू का पंखा यांग ये की पीठ से टकराया। धमाका, एक विस्फोट हुआ और यांग ये उड़ गया। लेकिन यांग ये को लू लीज के सामने पहुंचने में बस एक पल लगा और फिर उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और तलवार की ऊर्जा की किरण ने लू लीज को बांधने वाली रस्सियों को काट दिया। उसके बाद दो ब्लड पपेट्स ने लू लीज को पकड़ लिया। जैसे ही यांग ये ने ऐसा करना समाप्त किया, तुरंत ही एक सफेद प्रकाश की किरण उसके सामने आ गई। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने पलटकर अपनी तलवार घुमाई। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और यांग ये 3 किलोमीटर दूर जा गिरा। जैसे ही उसने खुद को रोका, यांग रू एक सफेद रोशनी की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गई, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह यांग ये के सामने था। उसके बाद उसका फोल्डिंग पंखा अचानक खुल गया और फिर उसमें से तुरंत एक भयानक बल की लहर निकली। टकराना, यांग ये अभी कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि 3 किमी पीछे से उसे जोरदार झटका लगा। यांग रू फिर से हमला करने वाला था, लेकिन अचानक आसमान से एक चांदी का भाला नीचे उतरा। वह तुरंत रुक गया और उसे देखा, और फिर उसने चांदी के भाले की नोक को टैप करने से पहले अपने बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ दबाया। ओह! चांदी का भाला तेजी से हिलने लगा और फिर तुरंत उड़ गया। लेकिन एक हाथ को चांदी के भाले को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह मिंग मो था। जैसे ही उसने चांदी का भाला पकड़ा, उसका हाथ जोर से कांपने लगा और फिर उसका शरीर लगभग 30 मीटर पीछे धकेल दिया गया। एक बार जब वह रुका, तो मिंग मो ने अपने हाथ को देखा जो टूट गया था, और फिर उसने यांग रू को देखा। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। मिंग मो को पीछे धकेलने के बाद यांग रू ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने कुछ कहा। उसके बाद उसका आकार एक सफेद रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये के सामने प्रकट हुई। जैसे ही वह यांग ये के सामने पहुंचा, उसके पीछे का स्थान ढह गया और एक बड़ी काली नदी बन गई। यांग ये की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और फिर उसे निकाल लिया। 16 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। हेवन रेंज जो जेनिथ रैंक वध इरादे और रिटर्नल रैंक तलवार इरादे से बढ़ाए गए थे। उसके हमले से पहले यांग यी के आसपास का स्थान तुरंत ढह गया। टकराना, एक क्षण बाद एक विस्फोट हुआ और यांग ये की तलवार की ऊर्जा बिखर गई, जबकि उसकी आकृति फिर से 3 किलोमीटर पीछे धकेल दी गई। यांग रू फिर से हमला करने वाला था, लेकिन आन नानजिंग उसके सामने आ गया और फिर स्काई स्प्लिट ने उसकी ओर गोली चला दी। यांग रू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अपनी बाईं हथेली को फैलाया। उसने अपनी बाईं हथेली को सीधे स्काई स्प्लिट की नोक पर दबाया। जैसे ही वे टकराए, स्काई स्प्लिट हिंसक रूप से हिल गया और फिर यह तुरंत एक धनुष के आकार में मुड़ गया। यह देखकर नानजिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस बीच यांग रू ने अचानक अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। टकराना, नानजिंग को 1 किलोमीटर दूर धकेल दिया गया। यहां मौजूद हर कोई इस बात से हैरान था, यहां तक यांग ये, एन नानजिंग और यांग जिंग भी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यांग रू इतना ताकतवर होगा। नहीं, वह सिर्फ ताकतवर नहीं था, वह भयानक था। यांग रू ने यांग ये और एन नानजिंग की ओर देखा और फिर उसने मिंग मो और यांग जिंग की ओर देखा। आप सभी काफी कमजोर हैं। काफी कमजोर। एन नानजिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह हमला करने ही वाली थी, लेकिन कोई उससे भी तेज था। वह मिंग मो था। जैसे ही यांग रू ने बोलना समाप्त किया, वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो उसी समय गायब हो गया। यांग रू ठंडी हंसी हंसा और फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और एक उंगली से आगे की ओर थपथपाया। उसकी उंगली के चारों ओर एक हल्की सफेद रोशनी घूम रही थी। यांग रू की उंगली फिर से मिंग मो के भाले की नोक पर टकराए। दरार। जैसे ही वे संपर्क में आए, मिंग मो का चांदी का भाला टूट गया। टकराना, कुछ देर की खामोशी छा गई और फिर चांदी का भाला फट गया, जबकि मिंग मो की आकृति लगभग 1 किलोमीटर दूर से नष्ट हो गई। उसकी आकृति अभी हिलना बंद ही हुई थी कि यांग रू उसके सामने प्रकट हुई और फिर यांग रू का फोल्डिंग पंखा मिंग मो की ओर बढ़ गया। भले ही मिंग मो का दिल सदमे में था, लेकिन उसका चेहरा बेहद शांत था। उसके जैसा व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि लड़ाई में किसी की मानसिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी, तो यह स्पष्ट था कि वह आधी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका था। इसलिए जब वह यांग रू की ताकत से हैरान था, तो वह बेहद शांत रहा। जिस समय यांग रू का पंखा उसकी ओर बढ़ा, उसने अपने हाथ को भाले की तरह इस्तेमाल किया और उसे उसकी ओर पटक दिया। मिंग मो के चेहरे पर उस समय अचानक परिवर्तन आ गया जब उसका हाथ यांग रू के पंखे के संपर्क में आया। अनुभव करना। कुछ ही देर बाद मिंग मो की दाहिनी हथेली हवा में उड़ गई। उसी समय यांग रू ने अचानक आगे बढ़कर अपनी हथेली मिंग मो की छाती पर पटक दी।
टकराना। एक विस्फोट हुआ और मिंगमो 3 किलोमीटर दूर जा गिरा और जब उसने खुद को रोका तो उसने कई बार खून थूका। अचानक यांग रू ने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और वहीं गायब हो गया। उसी समय मिंगमो की आंखों में एक भयंकर चमक उभरी। उसने अपनी बाईं हथेली घुमाई और एक भाला उसकी मुट्ठी में आ गया। टकराना। जैसे ही भाला उसकी मुट्ठी में आया, उसके अंदर से भयानक इरादे की लहर बह निकली। जेनिथ रैंक भाला इरादा। मिंगमो ने तुरंत अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक भाले की ऊर्जा की किरण में परिवर्तित हो गया जो उसी स्थान पर गायब हो गया। भाले का मिलन। एन नानजिंग ने गंभीरता से कहा, मनुष्य और भाले का सही संयोजन। यह बहुत शक्तिशाली है। यांग ये ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर दूर तक देखने लगा। ठीक उसी समय जब मिंगमो गायब हो गया था, यांग रू ने अचानक हिलना बंद कर दिया था और फिर उसने अपनी छाती के सामने एक अजीब सी सील बना ली थी। एक पल में उसकी हथेलियों के बीच से मुट्ठी के आकार का अक्षर चमक उठा। अक्षर को मिंगमो के हमले का जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। धमाका। जैसे ही वे टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूट गया। उसी समय मिंगमो भी उड़ गया और लगभग 10 किलोमीटर तक उड़ता रहा, तब जाकर वह खुद को रोक पाया। जैसे ही उसका शरीर रुका, मिंगमो को अपने एक घुटने के सहारे खड़ा होना पड़ा, जबकि उसके मुंह के कोने से लाल रंग की एक डोरी निकल रही थी। कुछ ही देर में उसका पूरा सीना लाल रंग से रंग गया। वह हार गया। मिल्की वे रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहने वाले मिंगमो हार गए। यांग रू ने अपनी हथेली पर नजर डाली, उसका बीच वाला हिस्सा फट गया था। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने मिंगमो की तरफ देखा। मिल्की वे रैंकिंग में 10वें स्थान पर। तुमने रैंकिंग को लगभग शर्मसार कर दिया। मिंगमो ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और फिर उसने यांग रू को देखा, तुम एक प्राचीन उत्तराधिकारी हो। एक प्राचीन उत्तराधिकारी। यहाँ मौजूद हर कोई मिंगमो की बात सुनकर चौंक गया और इसमें यांग जिंग भी शामिल था। प्राचीन उत्तराधिकारी क्या था? प्राचीन उत्तराधिकारी वह व्यक्ति होता था जिसने किसी प्राचीन कृषक की विरासत प्राप्त की हो। ऐसे लोगों को प्राचीन उत्तराधिकारी कहा जाता था। यांग रू ने हंसते हुए यांग ये और यांग जिंग दोनों की ओर देखा। हमारी उस रहस्यमयी सबसे बड़ी बहन, हमारे सबसे बड़े भाई और हमारे उस बीमार 9वें भाई के अलावा, मैं वास्तव में किसी भी अन्य को गंभीरता से नहीं लेती। इस समय उन्होंने यांग यी को देखा और कहा, आप सहित। अचानक यांग यी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसके बाद उसकी आत्मा प्रकाश की किरण में बदल गई जो वहीं गायब हो गई। पुनर्जन्म की तलवार का आत्मा संस्करण। जिस समय यांग ये का आकार गायब हुआ, यांग रू की अभिव्यक्ति बदल गई थी और उसने तेजी से अपने हाथ में पंखे को खोल दिया। टकराना। एक विस्फोट हुआ और यांग रू 6 किलोमीटर दूर जा गिरा। जैसे ही उसने खुद को रोका, उसके हाथ में रखा हुआ फोल्डिंग पंखा टूट गया और हवा के साथ टुकड़ों में बदल गया। उसी समय उसके मुंह के कोने से लाल रंग की एक धार निकली। यांग ये ने अपनी तलवार को जमीन की ओर एक कोण पर मोड़ा और फिर उसने यांग रू की ओर देखा, चलो अपना शो जारी रखो। अगर बिजली तुम पर नहीं गिरती तो मैं गिरूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।